लोग आते हैं इंडिजेनाइजेशन। तो इंडिजेनाइजेशन क्या है? इंडिजेनाइजेशन का सीधा सा अर्थ है स्वदेशीकरण। ठीक है, यहाँ पे नाम से लग रहा है कि इंडिजेनाइजेशन मतलब है भारतीयकरण, पर केवल भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में साइकोलॉजी जैसे जर्मनी में डेवलप हुई, यूके में डेवलप हुई, है ना, अमेरिका में डेवलप हुई, तो मोस्टली यूरोप और अमेरिका के देशों में मेथड्स डेवलप हुए जो कि वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। कहते हैं ना, वेस्ट मतलब पश्चिमी। अब इस चीज पर हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि वेस्ट और ईस्ट की सभ्यताओं में, संस्कृतियों में, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, जीवन को देखने के उनके नजरिए में, उनके एथिकल कंसिडरेशन में, उनके वैल्यूज में, गुणों में, है ना, बिलीव्स में, इन सब चीजों में बहुत सारे मूलभूत अंतर है। जब ये मूलभूत अंतर होंगे तो सामाजिक जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी अंतर होंगे, है ना, तो समाज कैसे बना है, जो मान्यताएं हैं उसमें भी अंतर होगी। तो जब अंतर इस तरीके से पर्याप्त है तो इसके कारण से क्या है कि मनोविज्ञान में भी अंतर होगा। जब व्यक्ति और समाज में अंतर होगा तो मनोविज्ञान में भी अंतर होगा, सोशल साइंस में भी अंतर होगा। कॉपी पेस्ट करके उठाई गई चीज तो काम करेगी नहीं, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है एक आवाज उठी कि इंडिजिनाइजेशन किया जाए, मतलब स्वदेशीकरण किया जाए। अब ये क्या है? ये है अपने कल्चर के अनुरूप चीजों को, अपने सोशल साइंस को बनाना। अब दूसरे की सोसाइटी का सोशल साइंस क्या है? समाज का विज्ञान है। दूसरे के समाज का विज्ञान आप पढ़ रहे हैं और आप रह रहे हैं अपने समाज में। उसका विज्ञान, दूसरे के समाज का विज्ञान क्या है? दूसरे के समाज की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो वैल्यूज है, उस पे बना हुआ है, और आपकी अलग है। लेकिन आपने क्या किया कि उसको उठा के यहाँ अप्लाई कर रहा है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो डी सिन्हा जो है, एक 1994 में एक नाम आता है डी सिन्हा का। ठीक है, सबको आवाज सही से जा रही होगी ना? जी सर। कंफर्म। चलिए, डी सिन्हा है एक व्यक्ति, इनका नाम आता है सन 1994 में। तो 1994 में इनका नाम आता है इंडिजेनाइजेशन। तो इंडिजेनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की जो प्रक्रिया है, ये देखी गई है दो भागों में। दो तरीके से इसको देखा गया है, दो भागों में नहीं देखा गया, दो तरीके से देखा गया। एक तो कि प्योरली प्रोडक्ट ऑफ कल्चर है, कि कल्चर के जरिए जो हमारी संस्कृति है उसको समझने के जरिए धीरे धीरे जो है। अब जैसे मान लीजिए कि मोमोज है, ठीक है, मोमोज हम लोग खाते हैं, तो हम सबों ने देखा होगा कि जो मोमोज उनके वहां पे होता है, तिब्बत में जो मोमोज होते हैं, वो मोमोज क्या होते हैं कि वो ऐसे, क्या बोलते हैं, उबाले हुए जैसे मोमोज होते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोगों को देखिए है कि यहाँ पे फ्राइड जो है मोमो को पकौड़ा टाइप से बना करके खाना हम लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। और वो कच्चा कच्चा वाला मोमो जो है अजीब लग रहा है खाने में, वो लग रहा है कि क्या है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, मजा है ही नहीं इसमें, सादा सादा सा एकदम। तो चटनी भी इतनी तीखी नहीं। तो चटनी में भी, मोमो की चटनी में बिहार आकर के क्या हो जाता है, धनिया वनिया मिल जाता है उसमें, फिर टमाटर मिल जाता है, अनोखी अनोखी चीजें मिल जाती है जो मूलतः मोमोज के डिश से काफी अलग है। तो क्या हुआ, इसको कहते हैं कल्चरलाइजेशन। कि कोई चीज ना एकदम एलियन हो जाएगी आपके लिए, बिल्कुल एलियन, मतलब कि आपको समझ में ही नहीं आ रही है वो चीज। लेट से क्यों आ रहे हैं? तो आपको समझ में ही नहीं आएगी वो चीज, एलियनाइजेशन के कारण, कि टोटली एलियन कंसेप्ट है। तो आप उसमें कुछ तो अपना एलिमेंट डालेंगे तब तो। अब जैसे मोमोज है, मोमोज नहीं समझ में आया, ठीक है, कच्चा खाया ठीक लगा, कुछ ऐसा बहुत वाव सा नहीं लगा, उससे बेटर तो हम लोग को पकौड़ा वगैरह, प्याज का पकौड़ा सब लगता है हमारे यहाँ का। तो हमने क्या किया, बोला कि मोमोज को तल दो। तो फ्राइड मोमोज का कंसेप्ट आ गया। जैसे ही मोमो जो है आ गया उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आ गया तिब्बत से, तो फ्राइड मोमोज का कंसेप्ट आ गया। उस साइड आप जाइएगा, तिब्बत के साइड या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे मोमोज का प्रचलन ज्यादा है, दार्जिलिंग हो गया, फिर भूटान साइड में, तो वहां आपको कोई मोमो फ्राई करके नहीं दिखेगा खाते हुए। और आप बोलेंगे फ्राइड मोमोज, तो बोले दूसरे का चेहरा दिखेगा, है मोमोज को कौन फ्राई करता है। फिर स्टफिंग में अंतर है। तो क्या हुआ कि जैसे कोई चीज वहां से यहाँ आई तो धीरे धीरे वो हमारे कल्चर में ढलता गया। तो वैसे ही जब मनोविज्ञान यहाँ पे आया, तो इसका स्वदेशीकरण दो तरीके से हुआ, एक तो किया गया, और दूसरा धीरे 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 समय के साथ चीजें ढलती गई। तो यही वाली चीज हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि
जो पहला रास्ता था ये क्या था, प्योरली प्रोडक्ट ऑफ कल्चर था, कि कल्चर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे चीजों ने रूप बदला। तो ये तो एक धीमी प्रक्रिया थी। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, वर्षों लगेगी, लगेगा उसमें, दशकों लगेगा, तब जा करके ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। नाउ कम्स द सेकंड वे, कि वो कैसे होता है। तो इसमें 22 कल्चरल वेरिएबल्स की पहचान की गई दूसरे रास्ते में। अब देखिए, जब भी हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं, तो भले ही इसका रूट्स भारत में छिपा हुआ है, लेकिन भारत में चीजें भंग हो गई थी, है ना? क्योंकि गुलामी हुई, यहाँ का रिसर्च और कल्चर क्या हो गया कि लूट खसोट, और फिर अंग्रेजों के आने के बाद जो है पूरा बर्बाद हो गया था। तो भारत में वो चीजें टिकी नहीं। भारत स्रोत जरूर रहा है पूरे दुनिया में ज्ञान विज्ञान का, लेकिन करंट में मतलब कभी जो है पीछे, इतिहास के अभी पीछे जाइएगा तो इंस्पिरेशन भारत नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि भारत से आप देख के नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि बर्बाद हो चुका था भारत यूजुअली इतिहास में जब हम लोग देखते हैं तो हम अभी जो बर्बाद है उससे क्या सीखेंगे, जो आबाद है उससे सीखेंगे, भले ही उसने भारत से सीखा है, वो अलग बात है। तो मूलतः हम लोग क्या मानते हैं, विज्ञान को हम लोग अभी पश्चिम की देन मानते हैं, ठीक है, कि विज्ञान जो है पश्चिम की देन है, वैज्ञानिक मेथड जो है पश्चिम की देन है। और भारत में जो मनोवैज्ञानिक थे, जो मनोविज्ञान आया वो वहीं से आया, हम लोग मनोविज्ञान वहां से सीख के आए। तो हम लोगों ने क्या क्या बनाए, वेरिएबल्स बनाए, कंसेप्ट बनाए, कंस्ट्रक्ट बनाए। और ये जो तरीका था इंडिजनाइजेशन का, या स्वदेशीकरण का, जो ये वाला पहलू था, ये जो जरिया था, ये जो तरीका था, ये कहाँ से आया, इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट। यानी कि स्वदेशीकरण भी करना है तो कैसे करना है, कि हम चूंकि वेस्ट के मेथड्स के साथ कंफर्टेबल हैं, तो हम उसका उपयोग किए। हमने कल्चरल वेरिएबल्स निकाले कि कौन कौन सी चीजें हैं कल्चरल वेरिएबल्स जो हमारी चीजों को प्रभावित करती है, नए वेरिएबल्स खोज के निकाले शोध में, ठीक है। तो और यही चीज जो है ना लगभग अदर कंट्रीज में भी दिखेगी, केवल भारत के साथ नहीं। बाकी दुनिया के जितने देशों में मनोविज्ञान गया, चाहे अरब में गया हो, फिलीपींस में गया हो, है ना, जापान गया हो, जहां भी गया हो, तो वेस्टर्न तरीके से जो है कल्चरल वेरिएबल का मतलब वैज्ञानिक तरीके से ही कल्चरल वेरिएबल को पहचाना गया। और अब इनके जो कंसेप्ट थे, कंस्ट्रक्ट थे, थ्योरीज थे, ये सब क्या थे, ये सब तो वेस्ट पे ही बेस्ड थे। लेकिन उसको, यानी कि वेस्ट के चश्मे से देख करके ईस्ट की चीजों को पकड़ना। नजरिया क्या था, दृष्टिकोण क्या था, दृष्टिकोण पश्चिमी था, दृष्टिकोण पाश्चात्य था। लेकिन जगह की मतलब कहते हैं हमारा चश्मा जो है ना अंग्रेजी था, लेकिन उस चश्मा से देख क्या रहे थे, ताजमहल। और पहले क्या था, चश्मा भी अंग्रेजी था और देख भी रहे थे एफिल टावर, ठीक है। और कह रहे थे कि भारत में, भारत की चीजों को, ताजमहल को एफिल टावर बता रहे थे, उससे कंपैरिजन कर रहे थे। तो वो चीज ना घूम करके ऐसे हो गई कि अब चश्मा पश्चिमी है, लेकिन देख ताजमहल रहे हैं कि कैसे आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स, कैसे ये चीजों के प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स कैसे ताजमहल पर अप्लाई होते हैं। तो ये इस तरीके का अंतर था। और यही नजरिया, ये चश्मा, ये दृष्टिकोण जो है, सेम इसी तरीके से अन्य देशों में भी स्वदेशीकरण हुआ मनोविज्ञान का। इसको कहते हैं हम लोग इंडिजनाइजेशन। अब इसके बाद हम लोग एक आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जॉन एडायर नाम के व्यक्ति थे कनाडा में। ये दो आदमी का नाम इम्पोर्टेंट है। एक डी सिन्हा 1994, जिन्होंने इंडिजनाइजेशन का मॉडल दिया, बताया कि भारत में इस तरीके से स्वदेशीकरण हुआ है मनोविज्ञान का। और दूसरे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जॉन अडायर, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति और भी हैं लोग। तो जॉन अडायर की जब, एक सेकंड रुकिएगा, कि राशन तेल पर चलेगा ये डिजिटल इंडिया, घंटों घंटों बिजली कटी रहती है। जॉन एडायर जो है ये कनाडा के व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो है ना बोला कि एक स्केल बनाया जिस स्केल से डिग्री ऑफ इंडिजनाइजेशन मापा जा सके। तो पहले क्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि भाई कहीं की चीज तुमने कहीं लगा दी और वो चीज काम नहीं कर रही है। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, या ये चीज हम लोग देख सकते हैं। सितार है, ठीक है, और एक तरफ इलेक्ट्रिक गिटार है। तो इलेक्ट्रिक गिटार जो है प्रिडोमिनेंटली वेस्टर्न जो है इंस्ट्रूमेंट है, और सितार जो है ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। अगर दोनों पे इंस्ट्रूमेंटल बजाया जाए तो आप किसका इंस्ट्रूमेंटल सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, सितार का या फिर इलेक्ट्रिक गिटार का?
सितार का। है ना? तो क्यों? क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, जो कल्चरल सेंसिटिविटी है, जो चीजें हैं कल्चर से जुड़ी हुई है, वो इधर से जुड़ी हुई है, उधर से जुड़ी हुई नहीं है। तो यही है कि डिग्री ऑफ, जब आप कोई चीज को यहाँ पे लाते हैं तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि डिग्री ऑफ इंडिजिनाइजेशन मतलब किसी चीज में, कोई भी स्केल में, कोई भी प्रोसेस में कितना स्वदेशीकरण हुआ है, उसको अगर यहाँ अप्लाई किया जाएगा तो वो कितना कारगर होगा। ये एक समस्या उपजी। तो इस समस्या का समाधान दिया है जॉन एडायर महोदय ने। इन्होंने एक स्केल बनाया, जिस स्केल के माध्यम से इन्होंने डिग्री ऑफ इंडिजिनाइजेशन को मापने की कोशिश की। अब इसमें किन किन चीजों को इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा कि 5 पार्ट जो है ना, 5 मूलभूत बिंदु हैं जिस पर इसको हम लोग टिका करके समझ सकते हैं कि भैया क्या चीज है, कैसे इंडिजिनाइजेशन को नापा जाए। पहला कि कल्चरल सेंसिटिविटी। तो कल्चरल सेंसिटिविटी है, अब कल्चरल सेंसिटिविटी है तो इसमें क्या है कि क्या जो स्केल बनाया गया है, क्या ये जो मेथड, जैसे कि एक मेथड आप लोगों ने देखा होगा टीएटी है ना, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं। अब क्या है ना कि जैसे हम लोग जैसे हाँ को कैसे बोलते हैं, ठीक है, और ना को कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन अंग्रेजी मूवीज आप देखिएगा कई बार, तो कई बार पकड़िएगा कि वो लोग हाँ को ऐसे बोलते हैं, हाँ को बोलेंगे, अरे हम लोग को तो लगा कि वो ना है सुन करके, तो वो लोग हाँ को ऐसे करके बोलेंगे, तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं उहू का मतलब ना है और हूँ का मतलब हाँ है, लेकिन उनके यहाँ उहू का मतलब ना है। तो ये क्या है कि कल्चरल सेंसिटिविटी वाली बात है। जब तक आप इस बात से अवगत नहीं है तब तक आप क्या समझेंगे। मान लीजिए कोई अंग्रेज भारत आया और आप उससे कुछ पूछ रहे हैं कि ऐसा है, तो बोले तो आप समझेंगे कि उसने नहीं बोला। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें ना कल्चर के साथ चेंज होती है। जैसे कहीं पर जो है ना किसी व्यक्ति को जैसे हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि अंगूठा दिखाना, अभी के जनरेशन में देखते हुए कि अंगूठा को दिखाना बहुत नॉर्मल हो गया, क्यों, फेसबुक के जरिए। लेकिन बचपन में कभी जो लोग 90s के जनरेशन में आप लोग अगर कोई होंगे या थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड होंगे उससे, तो याद होगा कि अंगूठा दिखाने पे मार पड़ती थी। उसको गाली कैसा समझाया जाता था कि ठिठुआ दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको रॉन्ग वे में दिया देखा जाता था। और वेस्टर्न सिचुएशन में क्या है कि कीप इट अप, बहुत बढ़िया, गुड वे में ऐसे देखा जाता है उसको। तो क्या है कि ये कल्चरल सेंसिटिविटी है। तो किस कल्चर में किस चीज का, किस जेस्चर का, किस शब्द का, है ना, किस बॉडी लैंग्वेज का या किसी इशारे का क्या मतलब है, ये जो है बहुत अलग चीज होती है। तो उसके लिए उसमें कंसिडरेशन है कि नहीं, क्या उस बात पर ध्यान दिया गया है कि नहीं, तो ये चीज जो है ना, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। एक पहला एलिमेंट है कल्चरल सेंसिटिविटी इसमें। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट बताई गई है वो चीज है साइटेशन फ्रॉम इट्स ओन कल्चर। क्या आपके कल्चर में कभी इस बात का जिक्र है, जैसे मान लीजिए कि प्रणाम करने वाली बात है, ठीक है, हाथ ऐसे दोनों हाथ जोड़ कर कैसे प्रणाम करना है, तो वो अभिवादन का तरीका है। मान लीजिए कि हम न्यूजीलैंड के निवासी थे और मेरा हमने कोई स्केल बनाया, ठीक है, और अब उसको इंडियनाइज करने के लिए भारत में आया। तो भारत में आया तो हमको देखना है कि वो कितना इंडियनाइज्ड है भारत पे अप्लाई करने के पहले, कि क्या उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी है ऐसा कि अभिवादन का तरीका हाथ मिलाने की जगह बजाय दोनों हाथ जोड़ करके। अब मान लीजिए कि अंग्रेज है, उसने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया और आपने हाथ से प्रणाम कर लिया, हाथ नहीं मिलाया, तो उसको क्या लगा कि अरे ये तो ऑफेंसिव हो गया। हमने अभिवादन के लिए आपके पास हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, और आपने हाथ नहीं मिला के दोनों हाथ जोड़ लिए, मतलब कि आपका हाथ खाली था पर आपने मिलाना नहीं सोचा। उसके नजरिए से एक बार देखिए कि आपका दोनों हाथ खाली था और जैसे ही आपने देखा कि इस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया तो आपने दोनों हाथ जोड़ दिए कि नहीं, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, आई एम नॉट अवेलेबल। जबकि उसके मन में क्या संदेश गया, ऐसे गया जिसने भारत को नहीं जाना, नहीं देखा, नहीं समझा है। जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। जबकि हमारे यहाँ पे क्या है कि वो बेहद ही रेस्पेक्ट का कल्चर जेस्चर है कि अगर आपने क्या किया, कैसे हाथ बढ़ाया, तो आपने हाथ मिलाने से ज्यादा ऊपर स्थान दिया किसी को कि नहीं, मैं
सम्मान कर रहा हूँ। तो इस वे में आपने चीजें की, लेकिन अगले ने क्या हुआ, उसको नहीं समझा। तो क्या भारत में मान लीजिए कि इस तरह की दुनिया में बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है, सबका अलग अलग है, तो क्या कहीं पे साइटेशन है अपने कल्चर में, क्या कहीं पे जिक्र है इस बात का कि इस गेस्चर का ये मीनिंग है या ऐसा वैसे, क्योंकि चीजों को तो वैज्ञानिक आधार चाहिए ना। ये साइटेशन कहीं से भी हो सकता है, मान लीजिए कहानियों में हो, कथाओं में हो, है ना, जहाँ पे बताया गया हो कि जैसे ही बड़े चाचा घर पर आए, सभी बच्चों ने एक एक करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनका अभिवादन किया, किसी कहानी में ही मिल गया, तो इससे क्या पता चला कि ये कल्चर का हिस्सा है, एक अर्थ दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैनुअल में या यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा किसी देश में, उसमें लिखा होगा कि हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं से भी जो है ना साइटेशन मिलना चाहिए, जो उसकी कल्चर का ये पार्ट है, जिक्र मिलना चाहिए। तीसरी चीज जो है इम्पोर्टेंट इन्होंने देखी इंडियनाइजेशन में, कि डिग्री ऑफ इंडियनाइजेशन कैसे मापेंगे किसी टेस्ट का, कि कल्चरल सेंसिटिविटी है, हाँ है, ओन कल्चर में साइटेशन या जिक्र मिल रहा है इन चीजों का। आप जो जिस कल्चर में, जिस होम कल्चर में हम इसको, होम कल्चर नहीं, जिस कल्चर में हम लोग इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस संस्कृति में है वैसा, हाँ वो भी है। तो तीसरी चीज आती है कल्चर बेस्ड कंसेप्ट। क्या उस टेस्ट में उस कल्चर में जिन कंसेप्ट का जिक्र है उसकी बात है, जैसे भारत में दान एक कल्चर है, ठीक है, वेस्ट में ये प्रिडोमिनेटली एब्सेंट मिलता है। तो दान की परंपरा ऐसा नहीं है कि पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में भी है, वहां भी लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं, मदद करते हैं। और वहां पे क्या है कि डोनेट या मदद करने का भी एक ऐसे करके है कि आप चर्च को करेंगे, बाकी चर्च अच्छे काम करेगा, ठीक है, डायरेक्ट पता नहीं है कि नहीं है, फिर भी लोग मानव है तो ये तो करते ही होंगे, क्योंकि हमको लगता है कि दान एक मानवीय गुण है, कल्चर सिखाए ना सिखाए। अब हम लोग के यहाँ क्या करते हैं वो अभी थोड़ा मॉडर्न टाइम, क्या कोई कुछ कह रहा है? बोले थे नीचे करने, बस देख हाँ। लिया। अब हमारे यहाँ क्या होता है मॉडर्न टाइम में, कि जो काम की चीज नहीं है अब उसको फेंकना एक समस्या हो जाता है, उसको हटाना, घर में रह रहा है, बक्से में जगह छेक रहा है, कुछ नया लेना है, नया चीज बक्से में डालना है, अच्छे से रखना है, अब ठीक नहीं लग रहा है, उतना इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, अब फेंकने में भी नहीं बन रहा है, कि क्या करें, तो थोड़ा काम का भी लग रहा है, किसी के काम में भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खोजते हैं वो व्यक्ति जिसको किसी के ऊपर टिकाया जा सके, किसी को दे दिया जाए, तो वो क्या है, वो दान नहीं है। दान का एक अलग सिस्टम है, दान का मतलब है आपने एक्चुअली में किसी को कुछ दिया, थोड़ा सेक्रीफाइस से रिलेटेड है। ये आजकल की बात नहीं है, पहले की भी बात है। गाय को दान देना जो है कहा जाता था कि अच्छी बात है, तो लोग, बूढ़ी पुरानी मरी हुई जो ऐसी गाय होती थी ना जिनसे कुछ अब नहीं होता, जो लाइबिलिटी है, जिनसे फायदा नहीं हो रहा, सबको दान दे देते थे, कहते थे वाह हम तो गाय का दान किया, 100 गायों का दान किया, और 100 गायें कौन सी थी, जो जिन गायों का अब कुछ नहीं हो सकता है, बस हटा दिया उसने। कल्चर बेस्ड कंसेप्ट, जैसे दान एक कंसेप्ट है, तो क्या उस कंसेप्ट के लिए उसमें जगह है, दान ही नहीं बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं ना, जो कि केवल आप ही के कल्चर में है। अब जैसे जापान के कल्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, जैसे हम लोग के कल्चर में, मतलब इंडिया की अगर बात करें, तो आत्महत्या को बहुत बुरी नजर से, अपराध की नजर से देखा जाता है ना, कि जो है ना कि ये जो है बहुत वैसे, पर जापान या एक जापान की जो संस्कृति है उसके दृष्टिकोण में अगर देखिए, तो आत्महत्या ऑनर से जुड़ी हुई भी होती है, वहां संस्कृति रही थी इस चीज की। और छोटी छोटी बातों पर लोग सुसाइड करते थे, क्यों, क्योंकि उनके लिए ऑनर बहुत बड़ा चीज था। ऑनर का मतलब क्या हुआ कि सम्मान, जैसे मैंने कुछ बात, मैंने कोई कसम खाई, मैंने कोई प्रण लिया कि मैं ऐसा करूंगा और मैं उस प्रण में फेल हो गया, तो क्या होता था कि सभी लोग चारों तरफ ऐसे, जैसे रूम है ना, चारों दीवार की तरफ सब लोग ऐसे करके जैसे बैठते हैं पैर के बल, मतलब जैसे कैसे हम लोग पालथी मार के बैठते हैं, तो पालथी तो नहीं, उन लोग का दूसरा सिस्टम है बैठने का, तो वज्रासन के जैसे, वैसे सब लोग बैठते हैं उस व्यक्ति की तरफ फेस करके, और बिल्कुल बीच में एक चटाई रखी जाती है, और वो नहा धो करके वो तैयार होकर के आता है, ठीक है,
और फिर एक तलवार रखा होता है, वो उसको निकालता है और अपने अंदर ऐसे घोंप लेता है सबके बीच में। और इसको एक बहुत सम्मानजनक मौत माना जाता है जापान के कल्चर में। और ऐसे लोगों को बहुत हाईली रिगार्ड से देखा जाता है कि ऑनर सर जो है अभी भी कि ऐसा होता है? हाँ, उसके सैमुराई जो है ना, सैमुराई कल्चर जो वहाँ का है, योद्धा कल्चर है वहाँ पे, सैमुराई और निंजा कल्चर में, उसमें ये सारी चीजें हैं। निंजा कल्चर में बहुत चीज है कि बहुत कठोरता से जीवन से कट करके लोग जीते हैं वैसा, तो वो उनकी संस्कृति है। ठीक है, अब कोई दुखी होकर के सुसाइड कर लिया वो अलग बात है, वो सांस्कृतिक ये चीज नहीं होगा। उसको क्या तो कहते हैं जापान में, कोई एक टर्म है उसके लिए, रुकिए हम अभी खोज के बताते हैं। Tell me about the Japanese ritual of suicide concerned with honor of the samurais. You're probably referring to a Japanese ritual called seppuku, which Seppuku. translates to cutting. Okay, thank That's you. right, seppuku and. So I can't go super in depth over voice, but here's the basics of seppuku. It was a way for samurai to die with honor instead of being captured in battle. The samurai would use a short sword to stab themselves in the. तो ये क्या था कि सैमुराई जो होता था ना, वो बहुत ही मतलब समझिए कि समाज में बहुत ही इज्जतदार वर्ग हुआ करता था और योद्धा वर्ग हुआ करता था, उसको युद्ध में हराना इम्पॉसिबल होता। मतलब समझिए कि साधु और योद्धा जब दोनों को एक मिला देते हैं और दोनों एकदम अपने टॉप गुण में हो, जब दो व्यक्ति मिलके एक हो जाता है तो उसको सैमुराई कहते हैं। सैमुराई को सामाजिक जीवन छोड़ना पड़ता था, आजीवन उसको अविवाहित रहना पड़ता था, और वो पूरी तरीके से मॉन्क वाली जिंदगी को जी रहा होता था, लेकिन एक योद्धा वाली जिंदगी को भी जी रहा होता था। तो उसके लिए वैसे निर्दिष्टता से बचपन से उसको ट्रेनिंग मिलती थी, और उसको जीवन में जो कसम उठाना पड़ता था कि मैं आजीवन समुराई रहूंगा। बहुत सारी चीजें समुराई नहीं कर सकता था, है ना, वो शादी विवाह की सोच भी नहीं सकता था। और मतलब उसके लिए वो चीज था कि वो स्त्रियों को देखेगा भी तो केवल उनके पैर और नाखून, बस इतना ही देख सकता है बात करते वक्त, उसके ऊपर वो नहीं देख सकता। ये सारी चीजें, और पूरा जीवन उसके मास्टर या जो उसके लॉर्ड हैं, जो उसको हायर करेंगे, उसकी सेवा में उसको बिताना पड़ेगा। उसके लिए वही उसका धर्म होता था और वही चीजें होती थी। और समुराई का ऑनर जो है ना, वो राजा से भी बढ़ के होता था, कि राजा भी जो है उनसे भी ज्यादा उसका ऑनर है। तो समुराई कुछ भी स्वीकार कर सकता है, अपना डिसऑनर नहीं स्वीकार कर सकता है। और तो युद्ध में जो है ना, इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है ना, ये लोग मतलब विनाशकारी लोग माने जाते थे। कि सैमुराई अगर कहीं पे अगर पता चल गया कि कुछ सैमुराई जो है किसी राजा के ऊपर लगे हुए हैं, तो अब ना उसको दिन में चैन होगा ना रात में चैन होगा। और युद्ध के हर एक कलाओं में माहिर होते थे वो लोग। पानी पे कहा जाता है कि तैरना, चलना, पानी के अंदर रहना, बिना आवाज किए जंप करना, खप्पर वगैरह पे चढ़ जाना, शैडो में चलना, मतलब भूत की तरह जो है वो लोग होते थे युद्ध कलाओं में। तो वो जो एक कंसेप्ट है, ठीक है, रिचुअल सुसाइड का, अगर उसको अगर हम लोग इंडियन वाले वे में या वेस्टर्न वे में, जहाँ से सुसाइड को एक फेलियर के रूप में, एक बदनुमा दाग और एक मानसिक कंडीशन के रूप में देखा जाता है, और वहाँ एक बहुत उच्च एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है, तो उस वे में मिलाइएगा दोनों को और दोनों को वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो कभी समझ पाएंगे नहीं। तो इसीलिए उसमें कल्चर बेस्ड कंसेप्ट की जगह होनी चाहिए, तब जो है वो टेस्ट इंडिजनाइज्ड होगा। कौन कौन है क्लास में? चलिए लगभग स्ट्रेंथ है। नाउ अब क्या है कि कल्चरली एंकर्ड टेस्ट। कल्चरली एंकर्ड टेस्ट पांचों में भी लिख ही देते हैं। क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस। एंकर्ड मतलब क्या होता है? एंकर समझते हैं ना, जैसे नाव का एंकर होता है एक सर ऐसे। CH के बाद वो लिखे हैं। कौन से ए नंबर पे? 3 या वही 4? 4 नंबर। ANCH। आप लोग देखे होंगे एंकर कंपनी का ये आता है ऐसे स्विच, ऐसे कुछ इस तरीके से रहता है कुछ, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है बना हुआ। वो नाव में आप लोग देखे होंगे कि नाव रहता है, नाव में से करके 4 गो ऐसे निकला होता है ना, इसमें से कहीं पे नाव लगाना होता है तो उसको ऐसे फेंक के गड़ा देते हैं, मिट्टी में गड़ जाता है और फिर नाव रुक जाती है, बह के जाती नहीं है कहीं पे।
उसको कहते हैं एंकर्ड, यानी कि किस चीज में रूटेड है, किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो कल्चरली एंकर्ड टेस्ट होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट है वो आपके कल्चर से एंकर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप इन्वेंट्री आ रही है आपके ऊपर, ठीक है, कि आपका रिलेशनशिप के बारे में आपका मन जो मतलब हिट्रोजेनस पार्टनर रिलेशन जो होता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में आपका कैसा सोच है, आपके विचारों को लेकर के मतलब खुद को जानने का एक समझिए कि एक स्केल है या एक इन्वेंट्री है जिसको करके आप अपने बारे में और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आप अपने पार्टनर से असंतुष्ट हैं तो आप उसको डाइवोर्स देना चाहेंगे? डाइवोर्स देने में आप कितनी मतलब आप कितना चाहेंगे? 1 टू लेकर के 10। 1 का मतलब है कि बहुत जल्दी दे देंगे, 10 का मतलब बिल्कुल नहीं देंगे। अभी ये क्वेश्चन अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछिएगा, भारतीय लोगों से पूछिएगा, तो क्या आएगा? सबका आंसर लगभग 10 के ही आसपास आएगा कि बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि हमारे भारत में विवाह जो है ना, वो एक लाइफ टाइम के रूप में देखा जाता है ना, कि मतलब एक जीवन भर की वो चीज़ है कि अब बंध गए तो पूरे जीवन भर वैसे। लेकिन अगर यही चीज़ आप वेस्टर्न से ऐसे पूछिएगा, तो हो सकता है कि उसका उत्तर 1 के आसपास है। क्योंकि उनके लिए विवाह जो है ना वो मतलब एक ये चीज़ है कि एक मतलब लाइफ में क्या है कि हाँ, चलो एक इवेंट है लाइफ में, हाँ, चलो ठीक है, आज तू पसंद आए तुमसे कर लिया, कल कोई और पसंद आ गया, चलो वहाँ कर लिया, इधर तुमको छोड़ दिया। तो उनके लिए क्या है कि वो मैटर कर रहा है कि कहाँ अच्छा लग रहा है क्या, वो कमिटमेंट से ज़्यादा सिचुएशन पे मैटर कर रहा है उनका। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी आपने देखे होंगे, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी है ना? बहुत प्यार से अब भारतीयों को हो जाता है कि भाई थोड़ा सफल-वफल हो जाते हैं तो उनको तो चाहिए मतलब जो भी लड़के-लड़कियाँ एकदम बहुत अच्छे सफल हो जाते हैं तो उनको तो भारतीय अच्छे लगते नहीं है, उनको अंग्रेज पार्टनर चाहिए होता है, या तो हस्बैंड या तो वाइफ। लेकिन उनका कल्चरल सिस्टम क्या है? अलग है। इनको तो लगता है कि ये सफलता मिल गया हमको, इतनी सुंदर अंग्रेजन से ब्याह हो गया। लड़की भी सोचती है हमको गोरा-मुंडा मिल गया एकदम पूरा 6 फीट ऐसे-वैसे ये वो, क्या इंडियन लोग इसके सामने में अच्छा लगेगा हमको। और कुछ सालों में जो है ना सारा होश जो है उड़ करके आ जाता है जगह पे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका वैल्यूज़, उनका कल्चरल कांसेप्ट ही अलग है। वहाँ पे ये नहीं है कि मिला-जुला करके चलेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे, एक ब्यूटीफुल रिलेशन को डेवलप करेंगे। तो ये वाली बात जो है बहुत कम लोगों में है। मूलतः क्या है वहाँ पे? मूलतः क्या है कि हाँ, चलो ठीक है, जब तक जैसा है ठीक है। हम दोनों में चीज़ें बहुत अच्छी थी, अब क्या हो गई चीज़ें खराब हो गई। अब चीज़ें खराब हो गई तो फॉर आवर बेटरमेंट लेट्स गो अपार्ट, चलो रास्ते अलग कर लेते हैं क्योंकि हमको जीवन में ये चाहिए और तुमको जीवन में वो चाहिए। क्या भारत में भी आपको ये चीज़ें होती हुई दिख रही है अब? ईमानदारी से बताइएगा आस-पास में, जी सर। हो रही है ना? और इस बहुत। चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस चीज़ की शुरुआत हो रही है अ, विवाह पूर्व संबंधों से। क्योंकि आपकी जो ये मानसिकता थी, ये विवाह से पूर्व ही चेंज हो रही है। आप जिसके साथ भी कमिटमेंट कर रहे हैं विवाह से पहले, मित्रता कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आपको लग रहा है कि नहीं एक टाइम तक तो अच्छा था, अब ऐसे-ऐसे हो गया, अब या तो घर वाले नहीं मान रहे, या तो आपस में बन नहीं रहा, आपस में झगड़ा हो रहा, तो ऐसे करके क्या करेंगे, छोड़ो हटाओ। दूसरा आदमी कहीं से उधर से अप्रोच कर रहा है, वो ठीक लग रहा है तो उधर देख लिया या उधर देख लिया। तो ये चीज़ें जो लोग कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास फ्रीडम है। बट एवरी फ्रीडम हैज़ अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? अगर आप अनुशासन में हैं, आप अपने वैल्यूज़ को जी रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों आपको करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि आपने खुद को वैसे वे में विवाह पूर्व लड़के-लड़कियों ने ट्रेन किया खुद को, बेटर ऑप्शन दिखने के लिए, जहाँ अच्छा लग रहा है वो ऑप्शन दिखने के लिए, तो आपने तो अपने पर्सनैलिटी को और अपने माइंड को वैसा बना लिया। अब जब विवाह होने के बाद कुछ-कुछ हो गई, गड़बड़ हो रही है, तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा सेट है, या तो विवाह नर्क लग रहा है, या तो क्या हो रहे हैं कि अगर अदर कोई ऑप्शन मिल रहा है, जैसे बाहर सिटीज़ में देखिए है कि बहुत सारे ऑप्शंस रह आते हैं, दोनों मेल फीमेल के पास। तो अन्य प्रकार की चीज़ें होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब समस्याएँ बढ़ती जा रही है। तो वो सही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। अब जैसे वेस्ट में जो चीज़ें हैं, या है ना, वेस्ट की चीज़ है, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग जॉय, है ना? खुशी को खोजो, और हमारे यहाँ पे क्या है कि खुशी को डेवलप करो,
ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ अपनी, इस वे में हम लोग का जाता है। तो इस वे में जाता है तो हम लोग क्या होता है कि यूजुअली हम लोग का माइंडसेट मोनोगेमस होता है, यानी एक पार्टनर की तरफ चाहता है। और ये चीजें भी धीरे धीरे भारत में बदल रही है, लेकिन क्या हो गया है कि मिक्स हो गया है। आज भी कुछ लोग अधूरे भारतीय हैं, कुछ लोग अधूरे पाश्चात्य हैं, कुछ लोग पूर्णतः भारतीय हैं, कुछ लोग पूर्णतः पाश्चात्य हैं, कुछ में कुछ परसेंट है, कुछ में कुछ परसेंट है। तो ये जो दोनों संस्कृतियों का जो हमारा सांस्कृतिक जो पश्चिमीकरण हुआ है, उसका देन है कि हम लोग दोनों तरीके से अब सोचने लगे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कल्चरली एंकर्ड टेस्ट होना बहुत जरूरी है, कि ऐसा टेस्ट जिसके भावनाएं आपके कल्चर में एंकर्ड हो। दूसरा एग्जाम्पल आप इसके लिए कल्चरली एंकर्ड के लिए कोई एक देख सकते हैं। जैसे वेस्ट में हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है पार्टनर, साथी, ठीक है। अब इस पार्टनर को आप जैसे देखिए, जीवन साथी के रूप में, पति पत्नी के रूप में, है ना, या फिर आप जिस भी रूप में देखिए इसको, तो हाँ ये पार्टनर है। लेकिन वेस्ट में दो कंसेप्ट है, एक होता है पार्टनर, एक होता है ट्विन फ्लेम। अब बोलिएगा सर ये क्या होता है? जी हाँ, ट्विन फ्लेम ये होता है जिससे आप प्यार तो बहुत कीजिएगा लेकिन वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। और पार्टनर वो होगा जिसके साथ आप जिंदगी बिताएंगे। अब ये क्या चीज है? सुन के ही पारा गर्म हो रहा है इंडियन माइंडसेट का, ये क्या नौटंकी है। लेकिन ये बहुत गलत चीज है। जब वहां के आप वेस्टर्न हॉरोस्कोप्स और इन चीजों को पढ़िएगा, तो प्रेम संबंधों का हॉरोस्कोप रहेगा तो उसमें बताएगा ट्विन फ्लेम, फ्लेम के लिए अलग, पार्टनर के लिए अलग। ट्विन फ्लेम मतलब क्या है? ट्विन फ्लेम इसको बोला जाता है कि जैसे नहीं कहते हैं कि एक ही कपड़े से काट करके जो है दो दो शर्ट बनाए गए हैं, वो एक ही मटेरियल एकदम बिल्कुल एक जैसे हैं, एकदम पूर्णतः आत्मा तक एक है, वो ट्विन फ्लेम हो गए। लेकिन ये दोनों जो है ना साथ नहीं हो पाएंगे कभी जीवन में। और पार्टनर क्या हो जाएगा? पार्टनर हो जाएगा जो आपके साथ होगा वो। अब ये तो हम लोग को देख करके ही बहुत भयानक लग रहा है कि जिससे इस तरीके का हो जुड़ाव कि दोनों बिल्कुल एक ही कपड़े से एक दूसरे के लिए बने, वो जीवन में साथ नहीं हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम रहेगा। और जो जीवन में साथ हो गया उससे वैसा जुड़ाव नहीं है। तो ये क्या सिस्टम है भाई? ये क्या कल्चरल कंसेप्ट है? लेकिन वेस्ट में इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि ट्विन फ्लेम अलग होता है, ये अलग होता है। अब समझिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में या जहाँ के कल्चर में ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है, अब आप किसी पार्टनर के साथ हैं और फिर आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जैसा महसूस कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें समझ रहा है वो अच्छे से, पर वो हमारे साथ नहीं है। और जो साथ में बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा कौन समझ रहा है? ट्विन फ्लेम। तो ये क्या है? रेसिपी फॉर डिजास्टर है ना, ये पागलपन की रेसिपी है। तो ऐसी चीजें क्यों है हमको पता नहीं, पर जो भी है, तो कल्चरली एंकर्ड जब वहां के लिए टेस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम से ज्यादा भावनात्मक नजदीकी महसूस करते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है कि आप अपने पार्टनर से ज्यादा भावनात्मक महसूस नजदीकी महसूस करते हैं? लेकिन भारत में अगर वो टेस्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ट्विन फ्लेम वाले क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे ये डालना पड़ेगा कि क्या आप अपने साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भावनात्मक नजदीकी महसूस करते हैं। कहा जाता है ना कि भावनात्मक, जैसे माइक्रो चीटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, चीटिंग को बहुत तरीके से लोग समझते हैं कि ऐसा वैसा किसी से प्यार मोहब्बत कर लिया तब चीटिंग है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं शादी के रिश्ते में, या शादी से पहले भी अगर कमिटेड है, तो मतलब अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए किसी और व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव रखना अच्छी बात नहीं होती है। वो ऐसी चीजें माइक्रो चीटिंग के अंतर्गत आती है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आए? ये कंसेप्ट थोड़े इंडियन रूटेड कंसेप्ट है, ईस्टर्न कंसेप्ट है, लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंसेप्ट में आप देखिएगा तो क्या होगा कि मतलब सबके साथ बातचीत करना, फ्लर्टिंग करना, ऐसे वैसे, हाँ तुम भी एक्सप्लोर करने के लिए फ्री, हम भी एक्सप्लोर करने के लिए फ्री, साथ में रिलेशनशिप में भी है, लिव इन में भी है, जी भी रहे। अब एक्सप्लोर करते करते किसी को ऐसा लगा कि उधर वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा है कि आई एम सॉरी फलाना चलाना, अभी ये है, ऐसा है वैसा है, तो पहले उधर हो लिए, ठीक है, पहले उधर हो लिए, बढ़िया से एक्सप्लोर कर लिए, मन को संतुष्ट कर लिए, कंफर्म हो गए, नाप तौल के मजा करके सब देख लिए, यही बढ़िया है। उसके बाद अगले को हमने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, जो कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, तो उधर निकल लिए। ये कंसेप्ट क्या इंडिया में है? नहीं, इंडिया में है कि भाई हम, अगर मेरे साथ कोई है, ठीक है, तो हमको नहीं है स्वीकार किसी उसका किसी से भावनात्मक जुड़ाव, और उसको भी नहीं है स्वीकार कि तुम उधर क्यों झांक रहे हो, उधर क्यों जान रहे हो, किसी को देखना तक मंजूर नहीं है। अगर ये पॉजिटिवनेस है तो वाकई में क्या है कि कमिटमेंट है। और नहीं है अगर पॉजिटिवनेस कि आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी के भी साथ उठ बैठ रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि साला
हम किसी और के पास मतलब ध्यान दे रहे हैं, किसी और से टेंशन पा रहे हैं, कोई और हमको बढ़िया महसूस कर रहा है, लेकिन मेरे पार्टनर को कोई मतलब नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि पार्टनर जस्ट टाइम पास कर रहा है तुम्हारे साथ। हम लोग की बिलीफ ऐसी नहीं है। कोई मतलब जो है ना, वो कहते हैं ना कि लड़कों को अपनी स्त्रियों के शरीर से छू के गुजरने वाली, बालों से छू के गुजरने वाली हवा से भी झगड़ा हो जाता है। तो ये वाला हिसाब है। तो ये अपने इंडियन सिस्टम का हिसाब है। तो हर कल्चर में क्या है कि अलग अलग हिसाब है। अब इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों कल्चर का कंपैरिजन कर रहे हैं। छठा पॉइंट इसी के बारे में, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन। तो क्रॉस कल्चरल जो है कंपैरिजन है, तो क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन अगर है तो इसका मतलब क्या है कि आप जब किसी कल्चर में किसी टेस्ट को ला रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना, कि किसी आदमी के मान लीजिए कि मूल्यांकन का, कि उसका क्या सोच विचार है ना, क्या उसका माइंडसेट है रिलेशनशिप के प्रति, उसका क्या ओरिएंटेशन है, क्या दर्शन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को कंपेयर कर रहे थे। यही एक क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन। एक बार इसको हम क्रॉस को अच्छे से लिख देते हैं, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन। तो ये जो है ना, डिग्री ऑफ इंडियनाइजेशन जो 5 स्केल है, तो ये टिका था इन 5 चीजों पर, जॉन डायर का, कि ये चीजें हैं कि नहीं। अब ये देखिए कितना मतलब कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है इसकी, कि क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन करके जो है चीजों को देखा जाए, ये देखा जाए कि जो चीजें हैं कल्चर में एंकर्ड हैं कि नहीं। तो यहाँ तक समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब डी सिन्हा महोदय जो है 1994 में, जिन्होंने बताए थे कि 2 रास्तों पर इंडियनाइजेशन हुआ है, यही 1997 में आकर के एक बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं, वेस्टर्न थ्योरी की टेस्टिंग हुई है इंडियन सैंपल पे। आपने सैंपल चेंज कर दिया, थ्योरी क्या था, वेस्टर्न था। अब सोशल साइंस में जो थ्योरी बनती है, जो कंसेप्ट या कंस्ट्रक्ट बनता है, वो अगेन कहाँ से बनता है, वो बनता है सोसाइटी से, सोसाइटी के रूट से, वैल्यूज से, उसके बिलीफ से। उस सोसाइटी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसको सामान्य माना गया है, किसको सामान्य नहीं माना गया है, इन चीजों के साथ, है ना। तो ऐसे करके समझा गया है। तो वेस्टर्न थ्योरी इज, तो ये बोले कि ये जो है ना इंडियनाइजेशन क्या हो गया, वेस्टर्न थ्योरी को इंडियन सैंपल पे आपने जो है कर दिया, इसी को आपने इंडियनाइजेशन कर दिया। तो ये ठीक काम नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसी स्टडीज बहुत कम हुई है, मतलब ये क्या थी, इनकी आलोचना थी दरअसल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डी सिन्हा की इंडियनाइजेशन की आलोचना को पढ़ रहे हैं। तो उनकी आलोचना ये थी कि ये तो गलत बात हो गया। बहुत कम स्टडीज ऐसी हैं जिसमें आपने क्या किया कि इंडियन सोसाइटी को उसके रूट से निकाला, ठीक है, और आपने जो है कल्चरल डिफरेंसेस को सर्च किया है। आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोग वेस्टर्न वे में ट्रेंड थे, आपके लिए वो काम करना ज्यादा आसान था, तो आपने पश्चिम के चश्मे से ताजमहल को देखा, ठीक है। आपने देखा कि ताजमहल जो है एक कला का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है, कि इस तरीके से आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है। आपने ये नहीं देखा कि हाँ क्या बोलते हैं, ये चीज है। अब ये कहा कि ठीक है, प्रेम की निशानी है ताजमहल, ताजमहल को जो है किसी के प्रेम में जो है राजा ने बनवा दिया। तो अब प्रेम में ताजमहल ही क्यों बनवाया, पेंटिंग भी तो बनवा सकता था, है ना। तो इसीलिए बनवाया क्योंकि राजा का जो है लव लैंग्वेज था महल बनवाना। जो शाहजहां थे, उनके काल में जो है मुगल काल में स्थापत्य कला का जो है बहुत ही, शाहजहां को बिल्डिंग्स का और ये वो चीजों का बड़ा शौक था। तो अब जिसका जो लव लैंग्वेज होगा उसी में न चीजों को करेगा। शाहजहां के लिए वही था, अगर वो खुश हो गया है ना, उसको खुशी व्यक्त हो गया, वो खुश हो गया, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिल्डिंग बनवा देगा। तो बोला कि ताजमहल बनवा देते हैं, जो अभी तक का मेरा सबसे अच्छा बिल्डिंग हो अपनी डिसीज्ड बेगम के लिए।
अब आलोचना जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक तो डी सिन्हा की आलोचना है, इसके बाद मिश्रा एंड गर्गन, मिश्रा एंड GERGEN, गर्गन 1993, इन लोगों ने आलोचना की। एक इन लोगों ने क्या बोला कि क्रॉस कल्चरल जो साइकोलॉजी है ना, ये नहीं बढ़ रहा है, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में विकास नहीं हो रहा है, में विकास तेजी से नहीं हो रहा है, विकास नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें। तो इन्होंने क्या किया कि जब स्टडी किया, आसपास के समय को देखा, तो बोला कि ना ये जो है ना, ये तो क्राइसिस में जा रहा है। उल्टा क्या कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्राइसिस बढ़ता जा रहा है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब मर्ज की एक दवा खोजने में लगे हुए हैं। ह्यूमन का एक नेचर, एक बिहेवियर, अरे जहाँ बिलीफ्स अलग हैं, जहाँ चीजें अलग है, जैसे सुसाइड के बारे में हम लोगों ने देखा अभी, जापान और भारतीय लोगों का बिलीफ काफी अलग है इसके बारे में। अब भारत में जो है, भारत में सुसाइड को अपराध क्यों माना गया? अब अगर आप इस पर एक डिस्कशन करते हैं, मान लीजिए डिबेट करते हैं, मेरा जीवन है तो मेरे निर्णय लेने की क्षमता है ना भाई, कि हम कब खत्म करें अपना जीवन। हमसे नहीं बन पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम कष्ट हो रहा है लोड करना, तो मतलब लोड एकदम लेना इतना मुश्किल हो रहा है। अपने जीवन के क्या हम मालिक नहीं है? कोई रास्ता नहीं है मेरे पास बचा हुआ, तो हम अपने जीवन को खत्म करते हैं। इट शुड बी माई राइट। लेकिन क्या ये राइट भारतीयों को मिला है? नहीं मिला है। आज भी सुसाइड करना अपराध है। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और आप मर गए, तो भी आपने अपराध किया। अब मरे हुए को तो क्या सजा मिलेगी? क्या ही सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन उस अपराध में अगर कोई दोषी है, चूंकि वो एक आपराधिक कृत्य है, ठीक है, एक लीगल जो है, क्या उसका इम्प्लीकेशन है, अगर आप भारत में आत्महत्या करते हैं और उसमें आपने किसी को दोषी ठहराया है, किसी को सहयोगी ठहराया है कि फलाने के दुख के कारण, फलाने के कारण ऐसा हो गया, या फिर आपके परिवारजन ने किसी को दोषी ठहराया कि इसके कारण, या फिर आप सुसाइड नोट में लिख करके मरे कि ये इस व्यक्ति के कारण, इस तकलीफ के कारण मैं कर रहा हूँ, या इस व्यक्ति ने मुझे मरने के लिए उकसाया और बोल दिया, तो क्या होगा? अपराध में भागीदार होना भी अपराध होता है, तो उसके ऊपर धाराएं लगेंगी, वो भी जाएगा साथ में, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती है, वो जो है भारत में इस तरीके का लाव है। तो मरने वाले क्या करते हैं, जब वो निराश हो जाते हैं, मरने वाले क्या करते हैं, सॉरी लिख देते हैं और बोलते हैं कि हम अपने स्वेच्छा से ये कर रहे हैं, इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना जाए, जाओ भैया हम अपना जिंदगी खत्म कर लिए, तुम लोग रहो मौज में, ऐसा कर देते हैं। और ये वाली चीज है कई बार। अब चूंकि इंडियन लॉ जो है, इंडियन लॉ के बारे में सब दिन से कहा जा रहा था कि इंडियन लॉ जो है मजाक है ना। कहा जा रहा था कि विमेन को इक्वालिटी चाहिए, पर इंडियन लॉ क्या है कि जेंडर इक्वल है। वो ना विमेन को जस्टिस देता है, ना मेन को जस्टिस देता है, दोनों में से किसी को जस्टिस नहीं दे रहा। आज भले ही हल्ला उठ रहा है कि औरतों के लिए एक पक्षी है, और सच में देखो कहाँ औरतों को भी कहाँ ही जस्टिस मिल रहा है, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा। हाँ, ये भले ही है कि जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग मजे में हैं लॉ के। तो इससे क्या चीज हो रही है, एक डिबेट उठ के जा रही है। जैसे इंडिया में ही आप देख लीजिए, क्रॉस कल्चरल की बात है, कल्चरल एलिमेंट की बात है, तो जो लॉ है, भारत का कानून है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्त्री हमेशा सही होगी और पुरुष हमेशा गलत होगा, क्योंकि स्त्रियां हमेशा से दबती आई है, उनको अबला बना गया है, उनको अबला नारी मान करके उनको एडवांटेज दिया गया, और ऐसा एडवांटेज दिया गया है कि मतलब क्लियर कट वो चीज है, उसका खाली बोल देना जो है ना, उस आपने बोल दिया किसने गलत किया, बस हो गया, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो कि लीगल टेंडर का वायलेशन है। लीगल जो न्याय के जो मूल जो वो चीजें हैं उसका वायलेशन है। अब जब केसेस आ रहे हैं तो आवाज उठ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब जस्टिस है, इक्वालिटी है, तो वो होना चाहिए। लेकिन इसमें जितने लोग पिस गए उनका क्या, जितने परिवार चले गए उनका क्या, वो तो चले गए। तो यही चीज देख रहे होते हैं हम लोग, कि जब बात आती है कि क्रॉस कल्चरल की, हर कल्चर में अलग अलग है। क्या पश्चिम में ऐसा है? नहीं, पश्चिम में ऐसा नहीं है। वहां पे मेन विमेन को इक्वालिटी है, दोनों के लिए लीगल लॉज इक्वल है, ठीक है। अगर किसी विमेन ने आपके साथ जो है गलत काम किया, बुरा काम किया, तो क्या हो गया कि वो भी उत्तरदायी होंगी उस चीज के लिए, और आप भी उत्तरदायी होंगे उस चीज के लिए। अगर उसका दोष है तो उसको भी मिलेगा, वहां जहां पे जैसा कानून है वहां पे वैसा। लेकिन भारत में क्या है, ऐसा नहीं है। तो जब एक सामाजिक प्रक्रिया की हम लोग बात करें, बिलीफ सिस्टम की बात करें, मान लीजिए कि एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल है, कल्चर दोनों में अलग अलग है,
तो क्रॉस कल्चरल चीज में विकास नहीं हो रहा है। हम एक ही स्केल पे सबको नाप रहे हैं। मेल के पावर, सोशल पावर, मान लीजिए कि सोशल पावर ऑफ मेल एंड फीमेल, इस पे हम लोग सर्च कर रहे हैं कि सोशल क्या है उसका, लीगल पावर्स है ना, ऑफ मेल एंड फीमेल। और हमने कल्चर के वाइज उस देश के संविधान और नियम के वाइज जो है नहीं ध्यान दे करके विकास किया। और हम एक यूनिवर्सल वो चीज करने हुए के स्थित, मतलब विमेन को कितना लीगल, एक स्टडी आपने किया, सोशल साइंटिफिक स्टडी, कि स्त्रियों को कानूनी रूप से कितनी मजबूती मिली है किस देश में, और उस पे आपने क्वेश्चन तैयार किया। और उसका ये चीज हो गया कि लीगल पावर ऑफ वीमेन इन डिफरेंट कंट्रीज, इस पे आपने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया। ठीक है, तो अब उसमें इंडिया पे जब बात आएंगे, तो इंडिया में आपको डेटा में क्या दिखेगा कि भाई इंडिया में तो वुमेन लीगली बहुत पावरफुल है। बट क्या वास्तविकता में ऐसा है? आपको लीगल सिस्टम तो कहीं न्याय नहीं दे सकता। आप कागज पे भले पावरफुल है, लेकिन पावर का मतलब क्या है? जस्टिस। पावर का मतलब है अपने हक की बात रखना, ना कि दुरुपयोग करके किसी को बर्बाद कर देना अपने ईगो के लिए। तो आपको केसेस कैसे मिल रहे हैं? वैसे मिल रहे हैं। जिनको दुरुपयोग करना था वो दुरुपयोग करके बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और जिनके पास एक्चुअल में दिक्कत है उन तक लाभ पहुंच नहीं पा रहा है ना, वो उसका सदुपयोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके में कल्चर्स में डिफरेंस है। भारत में सोच है कि नारी हमेशा अबला होगी, और बाहर सोच है कि नहीं, दोनों बराबर होंगे। हम बंगाल में एक बार गए थे, तो कोलकाता कोलकाता नहीं, हावड़ा स्टेशन पे, तो टिकट की लाइन में लगे हुए थे। तो एक लेडीज भी लाइन में लगी हुई थी मेरे सामने। तो हमने उनको बोला कि दीदी आप जो है, मैंने बोला कि दीदी आप ले लो आगे से, आप लाइन में क्यों लगे हुए हो? तो फिर हम वो हमको ऐसे देख रही है, तो हमको लगा क्या हो गया, हम कुछ गलत तो नहीं बोल दिए। बोले कोई बात नहीं, आप क्यों खड़े हो, आप ले लो आगे जाके। तो फिर वो बोली कि नहीं, अभी अभी मेरा लाइन ही आया, मेरा बारी आएगा तब ना। तो हमको लगा कि ऐसा क्यों बोली है, ये तो लेडीज है, ये तो जाके आगे ले सकती है। तो फिर बोले कि वो लेडीज लाइन नहीं है सेपरेट? तो बोली कि नहीं, यहाँ पे लाइन नहीं होता सेपरेट। हम बोले क्यों? तो बोली ये बंगाल है, यहाँ पे जो है ना, लेडीज और जेंट्स इक्वल होता है, या लेडीज के लिए सेपरेट लाइन नहीं होता है, हम इक्वल है। तो मेरा जब बारी आएगा, नंबर आएगा, तो मैं जाए तो हम जा करके लेगा। तो हम बोले वाह, ये सही है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। बिहार में हम रहते हैं, बगल में बंगाल है, और ये हम नहीं सोच सकते थे कि औरत खुद लाइन में खड़ी है और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो उसके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है कि भाई मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, मैं तुम्हारे इक्वल हूँ, हम क्या लाइन में खड़ा नहीं रह सकते? हम लेके नहीं ले सकते टिकट? तो ये होता है एम्पावरमेंट, कि जब व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अभी यहाँ क्या कर रहे हो आप? स्पेशल स्टेटस के लिए भी लड़ रहे हो और कह रहे हो कि हम एम्पावर्ड भी हैं। तो ये जो कल्चर कल्चर में क्या है, बिलीफ्स में डिफरेंस है। जब बिलीफ्स में डिफरेंस होगा, देखिए मूलभूत बिलीफ्स में ही इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो उसके टेस्टिंग में, उसके कंसेप्ट में, उसके थ्योरीज में, है ना, कितना ही ज्यादा जगह जगह पे डिफरेंस मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि क्रॉस कल्चरल में विकास नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी में क्रॉस कल्चरल वे में विकास नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम लोग टेक्निकल विकास कर रहे हैं, एक तो स्केल बना रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं, पर कल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोग जब पढ़े होंगे उमा चौधरी के बारे में, है ना, टीएटी जब आप लोग किए होंगे तो पता चला होगा, उमा चौधरी का नाम सुने होंगे कि उन्होंने क्या किया था कि इंडियन एडेप्टेशन बनाया था टीएटी में। अब इंडियन एडेप्टेशन क्या बनाया उमा चौधरी में? तो जिस वक्त उमा चौधरी ने बनाया था टीएटी का स्केल, तो आप लोगों ने किया होगा तो देखे होंगे कि उसमें स्त्री पुरुष जो है ना भारतीय कपड़ों में दिखाई पड़े। ठीक है, और उनका जो गेस्चर से, उनका जो भाव भंगिमा है, वो थोड़ा भारतीयता लिए हुए है। और ओरिजिनल जो आरटी था उसमें क्या था, पाश्चात्य कपड़ों में लोग थे। तो जिस वक्त उमा चौधरी थे, तो उस वक्त जो है ना, ये बहुत कॉमन सा साइट था कि लोग ऐसे धोती में दिखाई पड़ते, या अंगरखे में या साड़ी में दिखाई पड़ते। अब ये बिल्कुल विपरीत सा साइट हो गया। जैसे कि अब आपको अपने पिछले जनरेशन के लोग भी धोती पहने हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, पजामा में दिखाई पड़ेंगे, मतलब इन जनरल पॉपुलेशन में। अपने जनरेशन में सिर्फ एकमात्र हम एक ऐसा आदमी है जो कि धोती पहनते हैं, बहुत बोल्डली पहनते हैं, और हम घर में पहन कर हैं। लेकिन कोई भी आता है ना तो बस धोती, वो सोचने लगता है कि धोती क्यों पहना है भाई, क्यों पहना है? मतलब पहने पहने, हमको लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ के लिए। तो वो उसको क्या देख रहे हैं, बोल्ड स्टेटमेंट की तरह देख रहा है। माता जी बोलती है कि तुम धोती पहनता है, घर में नाक कटाएगा मेरा, ऐसे वैसे, लोग क्या सोचेगा, ऐसे वैसे। और भाड़ में गया, लोग जो सोचना है सोचे, हम हमको मैटर नहीं करता। हम, मेरे लिए पूरा मेरा लेग्स कवर्ड रहता है, मच्छर नहीं काटता है ना। तो हमको लगता है कि इंडियन चीज के लिए, मतलब हाइजीनिक भी रहता है, वो अलग, देखने से भी अच्छा लगता है, तो इंडिया के लिए सही है ये चीज।
और हमको हाफ पैंट बिल्कुल उसके विपरीत लगता है, मतलब फिर इतना परेशानी होता है हाफ पैंट में, क्या बोला जाए ट्राउजर में। तो जब सारा पहन के ट्राई किया तो हमको लगा कि भाई यही ठीक है इंडिया के हिसाब से। तो क्या हो गया कि क्रॉस कल्चरल चीजें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में चीजें इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है, क्योंकि आप किसी के ऊपर टेस्टिंग करोगे, आपको यही नहीं पता हो रहा है कि इसमें कितना इंडियन है कितना वेस्टर्न है ना, सब कोई खिचड़ी बने हुआ है। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ हो, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, चीजें क्या करना है, गड़बड़ हो गया ऐसे, छोड़ो हटाओ किसी और के साथ, ये भी लग रहा है क्योंकि आपको फ्रीडम वाली भी बात है। और फिर अंदर ये भी लगता है कि काश निभ जाता, काश ठीक हो जाता, है ना। ये चीज भी महसूस होती है, दोनों में से किसी एक पे टिक नहीं रहे। अगर इंडियन रहते टोटली, तो बस यही होते कि भाई ठीक है, थोड़ा दबना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। टोटली वेस्टर्न रहते तो हाँ चलो हटाओ, ठीक है, जो हुआ बढ़िया हुआ, नेक्स्ट, तुम नहीं तो कोई और सही। दोनों के बीच में इंडियन मानस पिसता रहता है। तो अब जब ऐसी साइकोलॉजी है, क्रॉस कल्चरल चीजें हैं नहीं, दिक्कत तो होनी है। यही रफली आइडिया था इसका। अब इंडियन साइकोलॉजी पे आते हैं हम लोग। ये इंडियन साइकोलॉजी क्या चीज है सर, कैसे अलग है साइकोलॉजी से। अब देखिए साइकोलॉजी जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं, प्रीडोमिनेंटली यानी मूलतः, ठीक है, ज्यादातर, प्रीडोमिनेंटली का वही अर्थ है कि जो सा डोमिनेंट है। सो दोज वेयर मोस्टली वेस्टर्न, वहां से जो है पश्चिमी तरीकों से वो चीजें आ रही थी। हमने वैज्ञानिक वे में पढ़ा, हमने साइकोफिजिक्स पढ़ा, उसका मेजरमेंट पढ़ा, है ना, एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, कंस्ट्रक्ट पढ़ा, रिसर्च पढ़ा। अब इंडियन साइकोलॉजी क्या है, इंडियन साइकोलॉजी थोड़ा आर्ट के रूप में है, थोड़ा संगीत के वे में है ना। इंडियन साइकोलॉजी क्या है कि एग्जिस्टेंस की बात करती है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम लोग कौन है, हम लोग क्या करने आए, है ना, एग्जिस्टेंस की बात करती है। उसके बाद ह्यूमन सफरिंग को कम करने की बात करती है, ह्यूमन सफरिंग यानी कि इंसान की जो सफरिंग है, ठीक है, कि हम लोग जो सफरिंग समझते हैं ना, पीड़ा, कष्ट, तो मनुष्य के कष्टों को कम करने की बात करती है। और इन कम करने की बात, इन कष्टों को कैसे कम करने की बात करती है, दो तरीकों से बात करती है। लेवल अप, अपने अवेयरनेस को लेवल अप करके, अवेयरनेस को लेवल अप करके, और दूसरा क्या है, लेवल अप अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट को लेवल अप करके। जैसे ह्यूमन सफरिंग है, कोई एक केस लेते हैं ह्यूमन सफरिंग, सफरिंग के लिए, ठीक है। अब आप भारतीय दर्शन और भारतीय मनोविज्ञान की जब आप बात करेंगे, तो आपने एक माइंडफुलनेस का नाम सुना होगा, माइंडफुलनेस। अब ये क्या चीज है सर, माइंडफुलनेस। सर थोड़ा कहते ऊपर हैं ना, कीजिए तो एक बार। करेंगे एक सेकंड, माइंडफुलनेस लिख तो लेते हैं। माइंडफुलनेस, अब माइंडफुलनेस क्या चीज है, माइंडफुल होना, लाइक कि आप कहते हैं ना कि बोलने के पहले एक बार सोचो, कुछ भी ऐसे भड़ाक से उगल मत दो। 90% समस्याएं कहाँ होती है, यही होती है क्योंकि हृदय और जीभ के बीच में जो है ना थोड़ा सा भी पॉज नहीं है, जो मन में आया, जो मुंह में आया, भड़ाक से बोल दिया एकदम, उगलते जा रहे हैं, उगलते जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, चीजें खराब हो जाती है। माइंडफुलनेस का अर्थ क्या है कि हृदय या भावना और जीभ के बीच में थोड़ा माइंड को रखना, माइंड या हार्ट को रखना, कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या असर हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो भड़बड़ाहा लोग होते हैं जीवन में, खुद भी समस्या क्रिएट करते हैं, है ना, और खुद भी समस्या में रहते हैं और दूसरों के जीवन में भी समस्याएं क्रिएट करते रहते हैं ऐसे लोग। और इन लोगों को क्या लगता है कि हम दिल के बहुत साफ हैं, जो मेरे मन में होता है, जो मेरे हृदय में होता है, वो मेरे मुख पे होता है, हम सीधा बोलते हैं, हम कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। अबे साले, तुम्हारे लाग लपेट नहीं करने के चक्कर में कितनों का इमोशन, जिंदगी और विश्वास जो है खत्म हो गया है। और तुम कह रहे हो कि नहीं, हम बहुत दिल के बहुत सही आदमी है, सीधा आदमी है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी तो बनना है, अच्छी बात है दिल के सीधा होना, सही होना, पर ये कौन सी अच्छी बात है कि गुस्सा आ गया तो गोली मार दी है, दिल के बहुत सही आदमी है, मेरे मन में 6-5 नहीं रहता है। तो ये क्या है, ये बकवास बात है, ये पागलपन वाली बात है।
इसी को एड्रेस करता है माइंडफुलनेस, कि आप थोड़े माइंडफुल हो कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से निराश हूँ, ठीक है, हम किसी व्यक्ति से निराश हैं, तो लेवल ऑफ अवेयरनेस की बात है ना। क्या कह रहा है, ह्यूमन सफरिंग को कम करने के लिए अपने अवेयरनेस को, सबसे पहले आपको अवेयर अवेयर होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से निराश हैं। तो उसके निराशा के कारण आपके अंदर क्या उपज रहा है, क्रोध उपज रहा है, आपको गुस्सा फील हो रहा है। अब वो व्यक्ति आपके सामने है, वो पूछ रहा है क्या हुआ, तो आप बहुत शांति से देखो, हमको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मूड खराब है मेरा। क्यों खराब है, क्योंकि हमको इस बात से निराशा है। तो अब वो आदमी क्या करेगा, आपसे काउंटर ने ऐसा ने वैसा ने ये ने वो ने देने लग जाएगा कुछ कुछ। और आप क्या करोगे, आप बहुत शांत हो, आप अवेयर हो इस चीज से कि हमको क्रोध आ रहा है और इस निराशा के कारण आ रहा है। तो आप क्या करोगे, बहुत शांति से बोलोगे कि देखो ऐसा ऐसा है, थोड़ा अब निराश है, कुछ टाइम में क्रोध शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। फीलिंग्स क्या होती है, फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती है, पर लाइफ में किए गए डिसीजंस, उनके एक्शंस, आपने जो जुबान से किसी को बोल दिया है ना, आपने जो कुछ गुस्से में फैसले ले लिए, वो परमानेंट हो जाते हैं। इमोशंस उठी हैं ग्राफ की तरह, फिर एक बार कहीं पे बैठ भी जाएंगे। और अगर आप उसको कुचते रहोगे तो अपना एक अपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी साइकोलॉजी आप खराब करोगे, दूसरे का क्या लोगे। तो वही है कि लेवल ऑफ अवेयरनेस की बात, कि आप अवेयर हो जाओ। जो व्यक्ति अवेयर होगा कि हाँ उसको क्रोध आ रहा है, उसको ये वो आ रहा है, तो ये नहीं उलझना चाहेगा। और वैसे सिचुएशन में अगर कोई उलझा रहा है तो वो थोड़ा साइड पकड़ेगा कि भाई अभी अगर तुमने हमें उंगली की तो और मेरा अगर कंपोजर बिगड़ा, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर खराब लग जाएगा, फिर तुमको उससे तकलीफ होगी। तो बेटर है जुबान को बंद रखें, अलग तरीके से क्रोध को हैंडल करने की कोशिश करें, बाद में चीजें सही होंगी। तो ये हुई मैच्योरिटी वाली बात कि अवेयरनेस को कैसे लेवल अप करना है। आप जो कहने वाले हैं भड़ाक से कह दिए, लेकिन आप दिल और दिमाग पे क्या असर होगा, और क्या आप इसको ये पकड़ पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम, मेरा मन हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुंह से नहीं कहते कि मुंह से ही आप जो है ना, जुबान से ही आप दुनिया भी जीत सकते हो, और जुबान से ही आप जो है ना पूरी दुनिया में केओस मचा के हत्याएं भी कर सकते हो, करवा सकते हो। तो इस पावर को समझना और पहचानना लेवल ऑफ अवेयरनेस के अंदर है। किसी को ये कहते हैं ना, मुंह पे आया तो हम बोल दिए, हमको ऐसा लगा तो बोल दिए। तो बोल दिए का मतलब है, ये वही बात हो गई कि आपने जैसे ना ईटा उठा के किसी को मारने का मन किया तो आप ईटा उठा के मार दिए, लेकिन मुंह से आपने वही काम किया, तो चोट तो अगले को लगेगी। जैसे आप ईंट उठाकर किसी को मारने का मन किया, आप उठा के अगर मारने से पहले एक बार सोचेंगे ना कि अरे मारेंगे तो उसका माथा फट जाएगा, खून बह जाएगा, क्या हम ऐसा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो ऐसा फील होने के बावजूद भी आप ईटा नहीं उठाएंगे, ड्रॉप करके रह जाएंगे। लेकिन क्या बोलने में ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कि जुबान से थोड़ी ना चोट लग रहा है, पर जुबान से ऐसी चोटें लगती है जिनके घाव जीवन भर नहीं भरते हैं। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, जो विश्वास जीवन जीवन भर डेवलप हुआ है। लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले आते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को सुसाइड करने का मन करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, मतलब ये चीज है, खासकर हम लड़कों में ये चीज जरूर होता है कि आदमी का हड्डी तोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन किसी का मन और दिल मत तोड़ो। कोशिश करो कि वो चीज करें। हाँ, लेकिन वही है कि आप उसको हद से ज्यादा अगर आप कर लीजिएगा और फिर होने लगा, उसका भी माथा खिसक गया, तब तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही आदमी। तो ये वाली चीज है। तो लड़कों में देखिएगा, मार कर लेगा लड़का लोग, ठीक है, आपस में मार कर लेगा, हाथ पैर तोड़ लेगा, ये वो कर लेगा, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर दुश्मनी रहेगा। क्योंकि मार कर लेता है, जुबान से जो है ना चोट नहीं देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा चीजें खराब होती है। अब आए लेवल ऑफ अचीवमेंट में। और दूसरी चीज क्या होती है कि लड़कों को लड़कों के बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होती है। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और मेरे बगल में कोई ठेला वाला जा रहा है या कोई ऐसे छोटा सा काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है, और हम उसके मालिक है, तो हमको भी पता है कि ये भी साला अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, और हम भी जो कर रहे हैं 9 to 5 या जो भी जॉब कर रहे हैं, हम भी अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो हमको, इस पुरुष को नुकसान तो हम कभी नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, चाहे जैसे भी जो भी हो जाए। ये भी उसके लिए, ये भी उसी रोल में है जिस रोल में मैं हूँ। तो जल्दी क्या होता है ना कि इस तरीके का पुरुष जल्दी किसी पुरुष को नुकसान या उसके प्रति दुर्भावनाएं नहीं रखता है आमतौर पे। जलन या ये इस वाली भावनाएं यूजुअली, वो चिल रहेगा, वो काम रहेगा ऐसे। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इंडियन साइकोलॉजी में लेवल अप अचीवमेंट की बात, अचीवमेंट है, अचीवमेंट को लेवल अप करना है। आप जो जीवन में आपकी सफरिंग्स है, आप अवेयर हो कि क्यों सफरिंग्स है, और उसके बाद आपके जो अचीवमेंट है
उसको आप बढ़ाइए ऊपर। जैसे जैसे आपके जीवन में अचीवमेंट बढ़ेंगे, अचीवमेंट बढ़ने से क्या होता है, जीवन थोड़ा थोड़ा सा सरल हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चे की बात कीजिए, जब आप कभी बच्चे थे या हम लोग सब एक समय पे छोटे थे, बच्चे थे, और हम पर बिल्कुल विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता कि करते थे। पेरेंट्स हमेशा ताना मारते थे, हमें नकारा निठल्ला समझते थे, हमारी बातों की वैल्यू नहीं करते थे, ना बात सुनना चाहते थे, कोई भी चीज नहीं, एकदम जेल के जैसा जो है, कुछ कुछ ऐसे करके कई बार लगता था। प्यार भी करते थे, वो भी ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, लेकिन कोई एक बच्चा था, उसने क्या किया कि ठीक है, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि पढ़ाई करना है, ये वो करना है, पढ़ाई में अच्छा किया, तो उसका अचीवमेंट क्या हुआ, लेवल अप हुआ। अब जो है उसकी बातें पेरेंट्स को लगता है कि नहीं भाई, थोड़ी ये बंदा किया तो काम है, तो इसका कुछ एग्जिस्टेंस तो है, कुछ तो आइडेंटिटी है, कुछ तो मतलब है, तो थोड़ा सा उसको फ्रीडम मिला। तो लेवल ऑफ अचीवमेंट से क्या हुआ, ये जो सफरिंग आ रही थी उसके अंदर कि मेरे बात का तो कुत्ता बराबर वैल्यू भी नहीं है, साला हम तो कोई है ही नहीं, वो कुछ समझता ही नहीं है कोई घर वाला ऐसे वैसे, एक तो बाहर दुनिया में अलग ही है, घर वाले भी वैसे ही है। तो लेवल ऑफ अचीवमेंट से क्या होगा, जैसे अचीवमेंट उसका ऊपर होगा तो थोड़ी सी सफरिंग कम होगी। बेटा जब कमाने लग जाता है तो क्या होता है कि लड़कों की सफरिंग फैमिली में कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उनको वो लायक के वे में देखते हैं कि नहीं अब बेटा लायक हो गया, उसके पहले तक नालायक था। तो ये क्या है, एक नेगेटिव वे ऑफ रेजिंग है। आप अगर पहले से उसको विश्वास और उस वे में पॉजिटिव वे ऑफ देखोगे कि नहीं हमें तुम्हें विश्वास है, हमें पता है तुम बहुत लायक हो, बहुत ये चीज कर लोगे, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तो उस लड़के के अंदर ना इनसिक्योरिटी नहीं होगी। वो सिक्योरिटी के सेंस के साथ आगे बढ़ेगा कि यार मेरे साथ कोई है ना, मेरे सर पे हाथ है, मेरे फादर का, मेरे पेरेंट्स का, चाहे जो हो जाए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बहुत कदर करते हैं। तो वो भी क्या होगा कि आपके लिए सोचेगा, आपके लिए कदर करेगा। और नहीं तो क्या हुआ कि देखेगा कि भाई सब दिन गाली खा रहे थे, सब दिन बेकार थे, न मेरे लिए आज तक कोई पसंद का खाना बनाया, न मेरी बात को एक रत्ती वैल्यू दिया, मेरे सामने जो है मजदूर क्लास का आदमी बोल के चला गया, उसकी बात का वैल्यू हो गया, मेरी बात को ऐसे वैसे कर दिया। तो वो लड़का जिस दिन कमाने लग जाएगा तो उसको क्या लगेगा, बेटा तुम लोग सब सारा माता पिता रिश्ता सब तुम लोग पैसा के हो, तुम लोगों को पैदा करके बड़ा भी इसीलिए किए हो कि तुम लोग को हमसे पैसा चाहिए, ठीक है, इसीलिए बस इसी एक्सपेक्टेशन के तुम लोग इंतजार में थे कि जिस दिन पैसा कमाए और हमको रिटायर कर दे, रिटायर कर दिया तो उसके बाद जो है बेटा बहुत अच्छा हो गया, इसके पहले तक बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसी चीजें, ऐसी सफरिंग्स, ऐसी मेंटालिटी मेल्स के माइंड में चलती है, और टॉक्सिक पेरेंटिंग का ये सब नतीजा होता है। फिर उनको एक टाइम पे समझ में आने लगता है, जब वो 30s के बाद पता चलता है उनके जीवन में उनके लिए कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं माता पिता के लिए, जो कर रहे हैं परिवार के लिए, जो कर रहे हैं पत्नी के लिए। और जब उधर से प्रेम नहीं मिलता है और उधर से ये नहीं मिलता है, जैसे मान लो कि आप 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 8 घंटा मेहनत तो कर रहा है ना भाई बंदा जा करके, है ना, उसको अप्रिसिएट नहीं कर रहा। उसको पत्नी क्या कर रही है, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुम तो ये वो, तो वहां जा रहा है अलग बॉस का। लोअर लेवल में जब आप काम करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, सब आपको रेबेते कर देता है, कुछ भी ब्लेम होगा तो छोटे एम्प्लॉय पे डालेगा, बड़ा मैनेजर जो है अपने ऊपर नहीं रखेगा, काहे कि हमको तो अच्छे बन के रहना है। इतने चीजें सफर करके वो आएगा, 15-20 हजार ला रहा है भाई, उससे उतना हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, घर वाले भी उसको नकारा निकम्मा ये कर रहे हैं, पत्नी भी वैसे देख रही है, तो उसका वर्ल्ड भी क्या होगा, यही हो जाएगा कि वाह हम कहीं है ही नहीं इन चीजों में। तो इससे पुरुषों के जीवन में एक हो जाता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और इसके बाद पुरुष क्या हो जाते हैं, बहुत जिनके पुरुषों के जीवन में आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देखिएगा, वो देखिएगा वो कठोर हो जाएगा, उसको फैमिली से मतलब नहीं है। एक लड़का जो 20, 22, 24 साल में एकदम बांका होता है, इंटरेस्टिंग होता है, जिसको मैटर करता है लोगों की फीलिंग क्या है, वो एक ऐसे अधेड़ व्यक्ति में बदल जाता है जिसको कोई मतलब नहीं ऐसे लगता है किसी से। हाँ एकदम अलूफ रहता है, कम बोलता है, हाँ में बात करता है बस, अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, न्यूज देखेगा, दैट्स ऑल। बात भी करेगा तो चिढ़ के जवाब दे, खड़ूस आदमी में बदल जाता है। कैसे बदल जा रहा है, ह्यूमन सफरिंग। इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द ना इंडियन साइकोलॉजी बात करती है। तो अब देखिए, जब इंडियन साइकोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे हम लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं रिलेट कर पा रहे हैं अपने लाइफ से, अपने आसपास की, जैसे लग रहा है ये तो हम ही लोग की बात है, हम, हाँ ऐसा तो होता है, इस तरीके की चीजें माइंड में चलती है। अरे यार क्यों रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चर से रूटेड है ना, हमारे बिलीफ सिस्टम से रूटेड है, हमारे नजदीक की चीजों से रिलेटेड है। साइकोफिजिक्स से क्यों नहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे थे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से क्यों नहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे थे, क्यों उसके तरफ मन में वो चीज नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो आपके कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं था, आपके
जीवन से जुड़ा हुआ नहीं था। तो यही है इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी में इन दो चीजों पे। अब माइंडफुलनेस की एक चर्चा है। माइंडफुलनेस वही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड को कहते हैं कि भाई माइंड, विवेक नहीं कहते हैं, विवेक हमेशा विवेक को साक्षी मान के काम करो। मतलब कि कुछ भी चीज करो तो बीच में एक स्टेप हो आपका विवेक, है ना, कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये चीज होना बेहद जरूरी है। भावनाएं अच्छी बात है, ठीक है, भावुक होना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर अपनी भावुकता में चीजों को खराब कर देना बहुत बुरी बात है। और भावुकता में चीजें खराब क्यों होती है? क्योंकि अगले वाला जो है, अगला भी अगर माइंडफुल रहेगा, ये एक चेन की तरह है, अगला माइंडफुल है तो फिर आप ठीक हैं। अगर आपसे किसी एक से भी गलती हुई ना, तो फिर पूरा का पूरा कबाड़ा हो जाएगा। सर इस इसमें हाँ, जो है इंडियन साइकोलॉजी में इसमें ये सब जो है तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या कह रहे हैं? आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? इंडियन साइकोलॉजी में थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे इंडियन साइकोलॉजी के एलिमेंट्स क्या क्या थे, है ना, अवेयरनेस के बारे में बात करता है, किन चीजों के बारे में बात नहीं करता है, अवेयरनेस के बारे में बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, माइंडफुलनेस के बारे में बात करता है ना, कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करता है, नहीं करता है कंस्ट्रक्ट के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये चीजें हो गई। इंडियन साइकोलॉजी क्या है कि इंडियन लाइफ और उसमें घुसने का दृष्टिकोण है। अब वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है कि मेजरमेंट और साइंटिफिक वे में जाए, एम्पेरिसिज्म जो कहते हैं ना, वो उसका आधार है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है, कैसे चैप्टर है, और क्वेश्चन पे उसके बाद न जाइएगा, क्योंकि इनसे थ्योरेटिकल और समझने वाले डिस्कशन नेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा कि किसने क्या क्या। आलोचना में जिन जिन व्यक्तियों का नाम है, जैसे डी सिन्हा का नाम है, मिश्रा एंजरजन का नाम है, और फिर ये जॉन एडायर का नाम है इंडिजनाइजेशन में, इन सब चीजों में क्या होगा कि इन सब का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पर इन सब का क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के वे में पूछा या इनडायरेक्ट सब्जेक्टिव वे में पूछा जा सकता है आपका। और मेन चीज क्या है ना कि अगर ये सोच रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत चीजों से नहीं पूछा जाता है। कई बार आप चीजों को समझते हैं आर्ट्स पेपर में, है ना। साइंस में है कि जहां से जो क्वेश्चन आएगा, भाई ये पढ़ रहे हैं, इससे कैसे क्वेश्चन आएगा, न्यूटन का लॉ पढ़ा, न्यूटन के लॉ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसमें साइकोलॉजी और आर्ट्स में जरूरी नहीं है कि ऐसे आएगा। आप एक स्टेप पे बढ़ेंगे, इस स्टेप पे है ना, इस स्टेप को आपने पढ़ा, फिर इस स्टेप पे बढ़े, फिर इस स्टेप पे आए, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, लेकिन आपको इन दोनों सीढ़ियों से गुजरना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे करके भी कई बार चीजें होती है। ये कुछ कुछ टॉपिक्स उसी टाइप के हैं। इनसे नेट में जो है ना, क्वेश्चन जब पूछना चालू करेंगे तो इसी तरीके से पूछेंगे कि सबका दिमाग घूम जाएगा। और ये जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके के बीच में से ही कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग, और इसको पूछने का कोई तरीका ही नहीं है। तो बेटर ही है कि पूरा ही कवर कर लिया जाए। उसके बाद इंडियन साइकोलॉजी का फोकस एलिमेंट क्या क्या होता है। एक चीज देखिए, पहला फोकस एलिमेंट है एक माइंडफुलनेस, तो हमने देख ही लिया ऊपर। उसके बाद दूसरी वो चीज देखते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्ति में बदलाव। इंडियन साइकोलॉजी इस चीज की बात करता है कि अगर कोई दुख या तकलीफ है या कुछ है ना, कुछ गड़बड़ी है, तो आप अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि आप में कहाँ पे बदलाव हुआ, तो आप कहाँ पे बदलाव करेंगे जो कि चीजें जो है चेंज होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ पर्सन, व्यक्ति के नेचर को समझिए। जैसे इंडियन साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से, अगर आपने किसी व्यक्ति की तीन चीजें समझ ली, तो आप उस व्यक्ति को पूरा का पूरा समझ लिया। वो तीन चीजें क्या है? त्रिगुण हालांकि दूसरे वर्ड के लिए यूज, दूसरे चीजों के लिए यूज होता है, वात पित्त कफ उसके लिए, लेकिन वो तीन चीजें हैं।
उसकी प्रकृति यानी उसकी बायोलॉजी, ठीक है। दूसरी उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, कैसे माहौल में कल्चर हुआ, और दूसरी उसकी विकृति। ये 3 चीज आपने इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से किसी व्यक्ति की पकड़ ली तो फिर आप उसको समझ गए कि उसकी प्रकृति कैसी है। अब प्रकृति वो चीज है जो उसके इनेट गुण है, जिनके साथ वो पैदा हुआ। जैसे गुस्साहा प्रकृति का आदमी है, कोई आदमी लो टेम्पर्ड व्यक्ति, तो वो उसकी प्रकृति है। अब उसकी संस्कृति क्या है, लेकिन धीरे 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 कल्चर के माध्यम से बड़े होकर के उसने स्वयं को ऐसे बनाया कि वो एक ठंडे दिमाग का व्यक्ति हो गया, तो वो उसकी संस्कृति हो गई। विकृति क्या है, प्रकृति ये थी कि चलिए थोड़ा गर्म दिमाग का आदमी था, संस्कृति के हिसाब से वो ठंडा हो गया। और अब विकृति क्या है, विकृति क्या है कि भावुकता, अगर मान लीजिए कि उसमें भावुकता का अति भावुक अगर वो हो जाता है कई बार, तो वो उसकी विकृति है। आपने 3 चीजों को पकड़ा कि ये व्यक्ति क्या है, प्रकृति से गुस्सैल है, मूलतः गुस्सैल है, लेकिन संस्कृति ने इसकी इस प्रकृति को दबाया हुआ है, मतलब ये शांत दिमाग से काम करता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर जो है ना पिन किया जाए, ठीक है, इसको प्रिमिटिव केवल जो है प्रिमिटिव जो है ये चीज हुआ, ठीक है, केवल प्रिमिटिव एकदम, उसको पूरा इतना उसको ढोसिए, इतना उसको ढोसिए ना, आप उसको इतना मेंटली टॉर्चर कीजिए कि उस सारा संस्कृति का जो है ना बैगेज को भाड़ में गया संस्कृति, और अपने वो मूल प्राचीन रूप में आ जाए, गुस्सैल वाले रूप में, ठीक है। तो आप जैसे इस चीज को किसी व्यक्ति का समझ चुके हैं, तो आपको पता है कि उस व्यक्ति को इतना ज्यादा नहीं उंगली करने का कि वो अपने अपने वो प्राकृतिक वो चीज गुस्सैल वाला वो चीज में आ जाए, तोड़ फोड़ मचा दे। और विकृति क्या है उसकी, भावनात्मक असंतुलन है उसकी विकृति। तो आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को इतना ही टॉर्चर किया, आप बोलते टाइम इतना अनमाइंडफुल रहे, अपनी हरकतों में इतनी ज्यादा अनमाइंडफुल रहे, हमको तो ये लगा तो हम ये किए, हम तो ये समझ के वो बोले, हम तो ये समझ के ये किए। देखिएगा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले पर्सन होते हैं ना, वो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, वो दुनिया को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। हम तो ये समझ कैसे कि अब आदमी कपड़ा सूखने दिया है, हमको तो लगा कि गंदा है तो साफ कर देते हैं, जाके फिर से पानी में डाल दिया, आदमी को कपड़ा पहन के निकलना था। अब ले, तो भैया ये जो हमको लगा और हम सोचे, जिनका भी माइंड इसके इर्द गिर्द घूमता है, तो समझिए कि आप या तो प्रॉब्लम में पड़िएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कीजिएगा। तो इस आदत को जितनी जल्दी सुधार लो, है ना, सेल्फ सेंट्रिसिज्म को, कि थोड़ा माइंडफुल होकर के बाहर के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, अपने आप से बाहर निकल कर के, कि भाई हम ऐसे देख रहे हैं लेकिन हो सकता है चीजें ऐसे भी हो, है ना, चीजों को अलग अलग एंगल से देखना सीखो, तो उतनी चीजें हो सकती हैं। आपने क्या किया, आप हम के दुनिया में ना अपने मन के बबल में जो है कूदते रहे, डूबते रहे, प्रताड़ित होते रहे, अपने आप को विक्टिम मानते रहे, और आपने उतार दिया किसी व्यक्ति के ऊपर अपना ठीकरा, है ना, जो कि अपनी संस्कृति से जो अपने क्रोध को दबाए हुए था, उसकी विकृति जाग गई। अब हो गया भावनात्मक असंतुलन, ठीक है। अब ये इसका वीक पॉइंट था, आपने इसके वीक पॉइंट को उड़ा दिया। वीक पॉइंट के कारण इसकी संस्कृति जो एक पॉजिटिव पॉइंट थी वो गया भाड़ में, प्रकृति हावी हो गई, और इसने आपको बढ़िया से बजा दिया, ठीक है। या तो ऐसा डिसीजन ले लिया, या तो ऐसा काम कर दिया कि बस आपको पछतावा हो गया, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि सदा के लिए परिवर्तन हो गया चीजों में। फिर बाद में भावनाएं तो खत्म हो गई, 8 दिन 10 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद जो है भावनाएं आपकी शांत हो गई, 20 दिन के 25 दिन के बाद। लेकिन तब तक तो सारा डैमेज आप डील कर चुके थे, दे चुके थे। रिश्ते क्या ऐसे नहीं खराब होते हैं, चीजें ऐसे गड़बड़ नहीं होती बिल्कुल इस तरीके से। तो जिस भी व्यक्ति के साथ हैं आप, मित्रता में है, रिश्तेदारी में है, विवाह में है, किसी भी तरीके से है, तो उसकी प्रकृति, संस्कृति और विकृति का ख्याल रखना है, और ये देखना है कि क्या इन तीनों के साथ हम अलाइन हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन हम ही ख्याल रखते रह जाएं और हमको कुछ मिले ही नहीं। तो वाकई में मेरे से ये चलेगा, चलेगा तो कीजिए, नहीं चलेगा तो नहीं कीजिए। इसी के लिए प्राचीन भारत में एक परंपरा थी स्वयंवर की, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस होते थे, एक वेल मॉड्यूलेटेड ऑप्शन होते थे, 20 25 50 आदमी होते थे, ठीक है। और आपको ट्रेन और बुद्धि भी वैसे किया जाता था, आपको सवाल पूछना है, जो भी करना है, जैसे करना है पूछो, फिर आपको जो पसंद आएगा जाके उसके गले में माला डाल दो। उसकी प्रकृति, संस्कृति, विकृति को पहचानने के कई तरीके आपको सिखाए जाते थे कि कैसे क्या है। वार्तालाप या कोई सिस्टम ऐसा रखा जाता था कि ये लोग कुछ करके दिखाएंगे, है ना, कोई एक्टिविटी रखी जाती थी, तो उसे जैसे धनुष तोड़ने वाली बात अगर रखी जाती है, तो उस एक्टिविटी में सबका एटीट्यूड ये वो देखती रहती थी लड़की शांति से, कि किसका एटीट्यूड कैसा है, कौन कैसे उठता है ना, कोई टास्क दिया गया है तो उसको कौन कैसे अप्रोच करता है, और उसको देख के वो जज करती थी और जाके गले में
माला डालती थी। और अभी क्या होता है, अभी ये चीज क्या हो गया कि तो यहाँ पे क्या था कि एक मौका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप चीजों को देखो, समझो, पहचानो और अपने लिए अपना स्वयं का निर्णय लो। अभी क्या हो गया है कि हम जहाँ डालेंगे वहां फिर सही है, अगर सही निकल गया तो फिर ठीक है, और सही नहीं निकला तो अब बेटा तुम समझो, हमने तो अपना हाथ धो लिया तुमसे, हमारे सर पे तुम बोझ थी बचपन से, हमने तो उतार दिया, अब तुम समझो कि तुम्हें कैसे जीना है, क्या करना है, एडजस्ट करना है, ये वो करना है। ससुराल तो, मायके तो आने नहीं देंगे क्योंकि मेरा बदनामी हो जाएगा, मरो या जरूर। तो ऐसी चीजें आ गई समाज में धीरे धीरे। सारी समस्याओं को, ह्यूमन की सफरिंग को दूर करने की बात क्या करता है, इंडियन साइकोलॉजी करता आया है। मेन कंसेप्ट क्या है इसमें, एक चीज सफरिंग, ह्यूमन की सफरिंग, ये चीज जो है ध्यान रखिए कि सफरिंग दूर करना, आदमी की पीड़ा को दूर करना है, चाहे स्वयं में परिवर्तन करना पड़े या दूसरों में चीजें करनी पड़े। कैसे ये चीज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की बात उससे आ गई, ठीक है। परसूट ऑफ परफेक्शन, पूर्णता की तलाश। सर ये हालांकि हम, सफरिंग को क्या बोले, एक बार रिपीट कर दीजिए तो। सफरिंग का मतलब हो गया वही पीड़ा में रहना, है ना, कष्ट। सफरिंग पे ये फोकस कर रहा है कि आदमी जो है, इंडियन साइकोलॉजी की सफरिंग कम से कम हो, कैसे व्यक्ति की पीड़ा हम कम कर सके। तो इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे मेथड्स हैं ना, प्रवचन है, कथा है, जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है उसकी रीडिंग है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए जगह है, जितने भी संस्कृतियां हैं इन सब में इस तरीके से है। हिंदू लोगों में भी, हम लोगों में देखते हैं कि प्रवचन होता है, ये वो होता है, एक जो बताया गया है भगवान के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ था, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ उनके साथ, तो उसको डिस्कशन किया जाता है, उस पर विवेचना की जाती है कि उन्होंने ऐसे हैंडल किया, ऐसे ये चीज किया, तो हमें ये करना चाहिए। फिर उसके बाद आप इधर आप इस्लाम के कल्चर में देखते हैं कि जो है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे में ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वैसा करने से क्या हो जाएगा, क्या ये मॉरली सही है कि नहीं है, इन बातों पे चर्चाएं होती है। तो उन बातों को भी देखने से क्या होता है कि हम लोग सोशली और साइकोलॉजिकली थोड़ा बेटर फील करते हैं, है ना, जब ये बताया जाता है क्या है नहीं है इस तरीके से। तो ये चीज है, ठीक है। तो और किस चीज पे फोकस है, फोकस है नॉलेज पे, ज्ञान पे। इंडियन साइकोलॉजी में फोकस है अवेयरनेस पर, कि आप कितने अवेयर हैं। जैसे एक मेथड होता है, आ, ये पता नहीं, मतलब ध्यान व्यान से करते थे तो मेरे माइंड में कई बार ना अपने आप चीजें आ जाती है, तो हम उसको, लेकिन अब उसका हमको नाम पता नहीं चलता एग्जैक्टली नाम क्या है। कुछ टाइम के बाद किताबों में जाके पढ़ते हैं तो कुछ एक नाम के साथ मिल जाता है, तो हमको एक माइंड में ऐसे ध्यान में एक मेथड आया था, उसको हम टीपीपी नाम दिए, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। और इसी को भागवत गीता या कहीं पे और भी बोला गया है। इसमें क्या है ना कि जैसे कि कोई भी आपको दुख या तकलीफ होता है, या कोई भी परेशानी है, पीड़ा है, या कोई भी एक्साइटमेंट में कुछ भी है, आप उसको अपने आप से डिटैच कर लो। जैसे मेरा नाम ब्रजेश है, ठीक है, हमको किसी ने गाली दी तो हमको महसूस हो रहा है, अरे यार गाली कैसे दे दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्या बोल दिया, अब सुबह से शाम तक ख्याल आ रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या हो गया, हम उसमें ड्रैग हुए जा रहा है। मेरा जो टाइम और मेरा जो अटेंशन था जो कहीं और जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है। अब जो मेरा नजदीकी व्यक्ति है उसके पास भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, उसका भी टाइम खराब कर रहे हैं। तो हमको जाना था कहाँ, जा रहे हैं कहाँ, जस्ट बिकॉज की एक घटना घट गई। तो क्या हम अपने मालिक रहे, क्या हम अपने ओनर रहे, नहीं। तो उस मोमेंट में मेरे माइंड में क्या आया ना, जब ऐसे कभी कई बार सिचुएशंस आए और मेरा अटेंशन यहाँ वहां जाने लगा, तो हमको माइंड में आया कि एक काम करते हैं, टीपीपी करते हैं। टीपीपी का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। हम अपने आप को अलग जगह पे रख लिए और अपने आप को दूर से ऐसे देख रहे थे कि ब्रजेश एक लड़का है, ठीक है, इतने साल का एक युवक है, उसको किसी व्यक्ति ने ऐसे करके गाली दी, अच्छा, तो उसको कैसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। मेरी सारी फीलिंग्स मुझ पे नहीं प्रोजेक्ट हो रही है, मेरे एक डमी मूर्ति पे प्रोजेक्ट हो रही है, उसको कैसा लग रहा है, और हम क्या है, सेफ है उसके वो चीज से। अब उसको कोई गाली दे रहा है, कोई वो चीज कर रहा है, तो हम उससे, हमको असर नहीं पड़ रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। वो कैसा महसूस कर रहा है, वो ठगा सा महसूस कर रहा है, वो क्रोधी महसूस कर रहा है। इस वक्त उसको क्या करना चाहिए, इस वक्त उसको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। मिल गया सॉल्यूशन। तो हमने अपना सेंटर ऑफ अवेयरनेस क्या किया, उस बॉडी और उस इमोशनल स्टेट से हटा करके एक अवेयरनेस वाले सेल्फ पे ला करके देखना चालू किया। बाद में पता चला है कि ये एक यौगिक मेथड है जिसमें बताया गया है कि आप जीवन की चीजों में उलझे ना,
खराब ना हो जाए, आप एक प्रॉपर विवेक को मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए टीपीवी वाला स्टेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि स्वयं को भी और अन्य लोगों को भी। नहीं तो आप अपने में घुस के, अपनी भावनाओं में घुस के रहेंगे, तो क्या होगा, आप जीवन को उसी नजरिए से देखेंगे और आप वैसे रिएक्ट करेंगे। और जब आप अपने आप को छोड़ करके, अपने आप से बाहर निकल के एक थर्ड पर्सन, एक तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे होंगे, तो कई बार चीजें आपको अलग तरीके से दिखेंगी, जैसे आपको अपने आइडेंटिटी में रह के दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये क्या है कि ये कैसे आया मेरे माइंड में, क्योंकि हमको इंडियन कल्चर और इन चीजों में बचपन से बहुत ज्यादा रुचि रही है, और खुद भी हम योगिक इन चीजों में, मतलब योग वो एक्सरसाइज वाला नहीं, जो स्पिरिचुअल और ये चीजों में, उन चीजों के एक्सपेरिमेंटेशन में हम थे। एक्सपेरिमेंटेशन धीरे धीरे जो है वे ऑफ लाइफ बनता चला गया। तो हमको सिर्फ स्टार्टिंग इसी चीज से हुआ था कि भाई ये सब खाली बोलने का बात है, सब हम बहुत मॉडर्न काइंड ऑफ लड़का थे, वेस्टर्न काइंड ऑफ चीजों को ट्राई करके हमने देखा कि वाकई काम करती है कि नहीं। बोले हम बिलीव तो तब करेंगे ना, भगवान पे भी बिलीव तब करेंगे जब हम ट्राई करके देखेंगे, उसके पहले तो हम करने वाले हैं नहीं। तो चीजें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते गए, तो वो वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होती गई, दृष्टिकोण में चीजें बदल जाती है कई बार। तो उसी अवेयरनेस की बात करता है, ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी, कि आपको अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है। आपकी अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, सिर्फ आपके मन, बुद्धि, विवेक, आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों तक सीमित नहीं होने चाहिए, उससे बाहर भी निकलनी चाहिए। तो उससे क्या फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर। आप एक चीज को ना, जैसे एक गेंद है, एक चीज को यूजुअली आम आदमी क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, उसको एक नजरिए से देख रहा है और गड़ा हुआ है उसका नजर वहीं पे, वैसे ही देख रहा है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही। अब दूसरा व्यक्ति उसको कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो कह रहा है वो तुम हमको बुड़बक बना रहा है, तो मेरा माइंड फिरा रहा है। और मेरे जैसा आदमी जिसको कि मतलब चतुर समझा जाता है, तो चतुर लोगों को लोग बहुत जल्दी क्या होता है, गलत समझ लेते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जो लोग चतुर होंगे, जो लोग बुद्धिमान होंगे, उन पर शक भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा चतुर है, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कभी भी किसी का। लेकिन कभी भी लोग को ये हम देखते इमेजिन नहीं कर पाता है कि हो सकता है कोई आदमी बहुत ज्यादा चतुर भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा ईमानदार और बहुत ज्यादा अच्छा भी हो। जैसे श्री कृष्ण थे, चतुर थे, नीति कुशल बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्या थे, वो एकदम साफ सुथरे आदमी थे। जहां भी नीति की, जहां भी चतुराई की, उसमें उनका एक रत्ती फायदा नहीं बनता था, लेकिन उनको दुनिया क्या कहती, छलिया था, चतुर था। और शकुनी क्या है, शकुनी महाभारत में बिल्कुल नेगेटिव फिगर, जो भी किया लालच से किया, पूरा चतुर था। तो दुनिया की होती है कि चतुर लोगों को समझती है कि ये जो है ना, ये बहुत ये है, ये टिकने नहीं देगा, उनको अविश्वास की नजरों से देखती है। उनका व्यू पॉइंट इतना ग्रो ही नहीं हो सकता कि चतुर व्यक्ति भी काइंड हो सकता है। अब किसी को भगवान ने बुद्धिमान बनाया तो जरूरी थोड़ी है कि बेईमान भी बना दिया, अच्छा भी तो हो सकता है वो। तो ऐसे करके क्या है कि चीजों को हम लोग एक दृष्टिकोण से देखते हैं, एक जैसे दिख गया, एक नजर में दिख गया, एक जैसा सोच लिया, वैसा ही होता है। क्या आप लोग भी बताइए कि आप लोग को अपने आसपास ऐसा दृष्टिकोण या खुद में ऐसा नहीं महसूस होगा कि कोई आदमी बहुत चतुर है, तो थोड़ा देर के लिए तो लगा कि यार ये बहुत चालू है, क्या पता जो है ये अपने छुपा रहा हो कुछ, या ऐसे घुमा रहा हो, घुमा देगा पता भी नहीं चलेगा, इनसिक्योर नहीं थोड़ा सा के लिए महसूस होगा? हाँ सर, लगता है। लगता है ना? तो वही चीज लगता है। आप सोचिए कि उस जगह के व्यक्ति पे आप रह के देखिए कि आप एक एक्चुअली में एकदम सतयुग टाइप के आदमी हो, एकदम जो है ना बढ़िया धर्म पे चलने वाले, और आपके में सिर्फ एक गुण है कि आप चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। आप झूठ भी नहीं बोलते, आप आज तक एक झूठ नहीं बोले, पिछले 5 साल में आपने एक झूठ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आपकी स्मार्टनेस इतनी ज्यादा है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप बिना झूठ बोले सिचुएशंस को हैंडल करके, मैनेज करके निकल जाएंगे। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण वाला गुण। लेकिन आपको क्या कहेंगे लोग, छलिया कहेंगे, रसिया कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे पता नहीं। ये भाई बहुत चतुर है, ये पूरा झूठ बोलता है। आपका दृष्टिकोण लोगों के मन में बहुत अलग होगा, जस्ट बिकॉज कि यू आर गिफ्टेड विथ योर टंग, अपनी जुबान से गिफ्ट में है, दिमाग से गिफ्ट में है, और खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो लोगों को बड़ा इनसिक्योर महसूस होता है। तो ये क्या है, एक नजरिया है देखने का। देखिए, ये नजरिया प्रीडोमिनेंटली है लोगों में, कि ये जो है ना डर वाला भाव है कि भाई ये तो ऐसे कर देगा, क्या पता है, तो बहुत होशियार आदमी है। होशियार आदमी बुरा हो कोई जरूरी तो नहीं, लेकिन जब आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार आदमी होशियार तो है, लेकिन आज तक इसको एक झूठ दे बोलते हुए नहीं देखे, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जितना बार भी जब आप गौर करें ना, तो इतना नीति में है, इतना वो चीज है, सब कुछ पकड़ लेगा, सब कुछ ये कर लेगा, लेकिन कभी भी अपना निजी फायदा नहीं उठाया नीति से। तब आप क्या हो रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, नहीं तो आप एक ही चीज पे पकड़े हुए हैं कि भैया बस ऐसा है तो ऐसा ही है। ये चीज आपको उस डर से जो है ना ऊपर उठ के हावी होकर के उस व्यक्ति के दूसरे चीजों को देखने
देखने ही नहीं दे रही है, और आप हमेशा शक और इनसिक्योरिटी के वे में जिए जा रहे हैं। तो वही चीज है। जैसे एक चीज, एक और पर्सपेक्टिव हम आप लोग को ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसे एक एंगल से चीजों को देखना कितना खतरनाक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनको क्या कहा जाता है? उनको यूजुअली क्या कहते हैं, रसिया या प्ले बॉय के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये ना बहुत सारे स्त्री और ऐसे वैसे थे। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है जो किसी ने कभी नहीं देखा, ठीक है। एक, अगर आप कृष्ण भगवान को रसिया और वैसे दृष्टिकोण से देखते हैं कि जिसकी इतनी रानियां थी, फ्लर्ट करते थे, ऐसे वैसे ये वो कहा जाता है, गोपियां थी, लेकिन आपको दूसरा साइड बिल्कुल नहीं पता है। कृष्ण भगवान को महायोगी भी कहा गया है। अब बताओ, क्या आपने अपने सुविधानुसार इस वाले एक्सप्लेनेशन को चुन लिया कि हाँ नहीं ऐसे फ्लर्ट था, ऐसे वैसे करके कैसा गॉड था, ये लोगों से फ्लर्ट करता था, चरित्रहीन, ऐसे वैसे, जिस भी तरीके आपका माइंड सेट हो आप वैसे देख सकते हैं। पर आपने एक माइंड सेट को इग्नोर कर दिया, क्या? ये महायोगी भी था। अब क्या जो आदमी चरित्रहीन हो सकता है वो महायोगी हो सकता है? क्या उसको योग का जो अनुशासन है, जो चीजें, अगर आप योग को जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई कृष्ण क्या था। वो प्रेम की भाषा जानता था, वो वासना की भाषा नहीं जानता था, वो जरूरतों की भाषा नहीं जानता था। वो प्रेम को देने में काइंड थे, ठीक है। ये क्या है कि उनका प्रेम सबके लिए है, और वो प्रेम को देने वाले थे। उनके प्रेम में जरूरत नहीं थी कि भाई जैसे लोग कहते हैं जरूरत से फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों को, हाँ ये वो हमको अच्छा लग रहा है, वो चीज नहीं थी। सब लोग उनके पास प्रेम पाने के लिए आते थे, वो किसी के पास फ्लर्ट नहीं कर रहे थे। और वो कौन थे? योगी, महायोगी, ब्रह्मचारी। तो ये पर्सपेक्टिव जब आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, कृष्ण को उनकी टोटालिटी में समझ पाते हैं। लेकिन अदरवाइज आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि यह तो ठीक है गॉड था जो कि बहुत ही रंगीला मिजाज का था। जब रंगीला मिजाज का था तो गॉड कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता, उसमें वो क्वालिटीज डेवलप हो ही नहीं सकती। जो आदमी नीडी होगा, है ना, जो आदमी काइंड नहीं होगा, या जो भी व्यक्ति शरीरधारी जो भी हो, जिसने मानव शरीर धारण किया, तो नहीं हो सकते। तो ऐसे करके आप चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखना सिखाता है हमारा इंडियन वो चीज, कि आप चीजों को अलग अलग वे में देखें, जांचें। और इसके लिए जरूरी है आपका अवेयर होना, आपके उस सेल्फ के बबल से बाहर निकलना। और इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ इंडियन थ्योरीज भी आती हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग के सिलेबस में भी है। इंडियन थ्योरीज में बताया गया है मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, ठीक है, शरीर क्या है, विवेक क्या है, चित्त क्या है, आत्मा क्या है। इन सब सारे चीजों के बारे में बताया गया है। अब इस सबको सुन के आप लोग को अगर लगता है कि रिलीजियस बातें हैं, तो रिलीजन को थोड़ा देर के लिए निकाल दीजिएगा और देखिएगा कि क्या बात कह रहा है, पहले उसको सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है, तो भले ही रिलीजन की चीजें हो उसको भी हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। ऐसा नहीं कि रिलीजन की बात है तो बहुत ग्रेट बात है तो चलो जो है हाँ उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं सीधे सीधे, नहीं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे इंडियन साइकोलॉजी प्रॉब्लम को अप्रोच करता है। आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, कल एक क्लास करके इस